हेलो बच्चा लोग, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का गाला का सैंपल पेपर नंबर 6। जो भी बच्चे 10th में मैथमेटिक्स की जीएसईबी की स्टडी कर रहे हैं, जिनका एनसीईआरटी सिलेबस है, उनके लिए बड़ा ही काम का रह सकता है। एक बात आपको याद रखनी है कि आपने आगे के पेपर्स भी कर लिए हो तो अच्छा रहेगा, प्लस आपने एनसीईआरटी एटलीस्ट 1 से 2 बार सॉल्व करनी चाहिए, उसके बाद पेपर्स पे जाना चाहिए। अगर किसी ने अब तक कुछ भी नहीं किया तो भी वो पेपर्स को चालू कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट उनकी एग्जामिनेशन की पैटर्न पता चल जाए उनको, और हम कह सकते हैं कि भाई उनको एटलीस्ट अब तक कुछ नहीं किया तो उसे पता चल जाए कि पेपर कैसा आने वाला है। लेकिन जिन्होंने सब कुछ कर लिया है और सोच रहे हैं सर अब हमें क्या करना चाहिए, हमने यहाँ पे एनसीईआरटी को भाई साहब 3-4 बार प्रैक्टिस कर ली, अब क्या करें, तो मैंने कहा उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जिनको आउट ऑफ आउट लाने हैं उनको तो पेपर्स करने चाहिए, ताकि उनको पता चले कि पेपर्स करते समय उनमें क्या क्या एरर्स रह रही है, कौन से सेक्शन का कौन सा सवाल उनको बनाने में दिक्कत आ रही है, और उन्हें देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर एक सॉल्यूशन अवेलेबल है। आपको याद रखना है पेपर बनाने का तरीका कि आपको वीडियो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली प्ले चालू रखना है। आप वीडियो को ओपन कीजिए, थोड़ी सी गाइडलाइंस वगैरह जब ऐसे आ रही हो तो देख लीजिए, जैसे ही सवाल आता है वीडियो पॉज करके उस सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे ही सवाल आपसे बन गया उसके बाद वीडियो को प्ले करके चेक कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इस ऐसा करोगे तो भी मुझे लगता है कि 3 घंटे के आजू बाजू आपका पेपर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि आप जो सॉल्यूशन अटेंड कर रहे हो और जो मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं दोनों में कितना अंतर है। अगर सेम जितने सवाल हो उसमें आपको बड़ी खुशी मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा, और जहां पे आपकी कुछ भी एरर्स आपको दिखती है वहां पे आप यहां पे वीडियो से सीख लोगे। बस एक बात आपको याद रखनी है कि आपके साथ साथ आपके जो भी दोस्त है जो 10th में स्टडी कर रहे हैं उन तक की भी ये वीडियो पहुंच सके, ताकि हमें इससे और मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का मन करे कहीं ना कहीं, ताकि हर बच्चों तक कुछ ना कुछ हमारी तरफ से हमारे एक्सपीरियंस का फायदा मिल सके। अब ज्यादा समय ना बिताते हुए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले सेक्शन की ओर आ जाते हैं। पहले सेक्शन हम बात करें जो सैंपल पेपर 6 में पहला सेक्शन सभी जानते हैं, 24 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें क्या होता है हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, The line representing 4x plus 3y equal to 24 intersect the x-axis at blank point। मैंने कहा my dear, on x-axis y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, तो मैंने कहा y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसका मतलब जो भी पॉइंट होगा p ऑफ क्या हो जाएगा x, 0। अरे साहब जी ये तो मजा आ गया, तो ये पॉइंट इसी लाइन पे होगा, यस, तो ये पॉइंट इस लाइन पे होगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 24। सर जी 3 इंटू 0 तो 0, तो मैंने कहा 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, 4 डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 6। सर इसका मतलब पॉइंट मिलेगा p ऑफ x, 0 मतलब 6, 0। दैट मींस C इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसे चेक करते जाना है कि जैसे ही सवाल आया आपने वीडियो पॉज किया, सवाल को बना लिया और आंसर को वेरीफाई कीजिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल कहता है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट डॉट डॉट डॉट। ओ हो बच्चे ने कहा सर रूट आ गया, रूट तो भाई साहब बड़ा खतरनाक होता है। मैंने कहा डरने की बात नहीं है हीरो, जैसर इज हियर नेवर फियर। यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको कुछ नाम दे देते हैं। अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको मैंने बुला लिया x। दैट मींस मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू चाहिए, तो x तो मैं बड़े आराम से ढूंढ सकता हूं। कैसे, रूट देखते ही बच्चा बच्चा जानता है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड हमें करना चाहिए। जैसे ही करोगे भाई साहब रूट चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहां पे स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। बच्चे ने कहा सर इसको तो हम जानते हैं। मैंने कहा क्या बुलाते हैं इसे, बच्चे ने कहा सर ये तो x है, तो मैंने कहा बुला ले इसे x, तो ये x हो जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर है। ये सभी कह रहे थे मैं उधर चला जाऊं, मैंने कहा बिल्कुल चला जा भाई। और यहाँ पे अगर चर्चा की जाए आगे तो ये उधर जाते ही माइनस हो जाते हैं, तो x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब सभी जानते हैं सर यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है। मैंने कहा बिल्कुल, यहाँ पे देखो हर एक कैलकुलेशन में बारीकी से डिटेल में बताऊंगा, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो फैक्टराइजेशन हो, कितना ही बड़ा कैलकुलेशन क्यों ना हो, ताकि बच्चे को पता चले कि सवाल में इस पैटर्न से कैलकुलेशन करने पर उसका टाइम रिड्यूस हो सकता है और कम समय में वो पूरा का पूरा पेपर अटेंड कर सकता है। और यहाँ पे मजे की बात यह है कि बच्चे को 54 के 54 जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो सारे अटेंड नहीं करने होते, उनको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सारे सवाल पढ़ाने वाला हूं ताकि बच्चे का हर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो जाए और एग्जाम में उसको ऑप्शन मिले कि चलो इतने सवाल तो मुझे आते, इसमें से मैं इतने अटेंड करके फटाफट पेपर को सही समय पे खत्म कर सकूं। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या करना चाहिए भाई, -6 के ऐसे फैक्टर निकालने होते हैं कि यहाँ पे -1 हमें मिल जाए।
मैंने कहा बच्चे पता है ना, दोनों माइनस हो तो क्या करना चाहिए, बड़े फैक्टर को माइनस देना चाहिए। सर मतलब, अरे भाई 6 के फैक्टर निकालो, 3 टू जा, जिसमें बड़ा फैक्टर -3 होगा क्योंकि इसके आगे माइनस लगाना होता है। सर -3 + 2 -1 होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा। यहाँ पे आप माइनस की साइन कैसे लगानी है उसकी ट्रिक्स मैंने वीडियो में हर एक जगह पे दी है, चाहे हर एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हर टाइप के फैक्टराइजेशन हमें मिल चुके हैं, जिसमें कहाँ पे क्या लगाना चाहिए सब कुछ मैं बताता जा रहा हूँ। तो आप हर वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि हर एक के सवाल को बनाने की आपको पैटर्न पता चल जाएगी। अब देखो यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, -x है जिसको हम लिख सकते हैं -3x + 2x, मतलब हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया। तो बच्चे का कहना था सर यहाँ 4 टर्म मिलते ही हम दो में से कॉमन लेते थे। मैंने कहा बिल्कुल बच्चे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 3, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 3 = 0। मेरे हीरो ये देखो जरा, यहाँ पे मुझे x + 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने कहा चल बाहर आ जा, और यहीं पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो x - 3 बाहर आते ही, अच्छा यहीं पे हो जाएगा भाई, ये x - 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, x + 2 = क्या होता है, 0। सर इसका मतलब तो हो जाता है कि यार x - 3 या तो 0 होगा, या तो x + 2 क्या होगा, 0। सर ये -3 उधर गया तो x की वैल्यू 3 मिलेगी, ये उधर गया तो x की वैल्यू -2 मिलेगी। सर दो आंसर मिल रहे हैं, कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन में तो दोनों दिख रहे हैं, देखो -2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। मैंने कहा डर मत पगले, तुझे यहाँ पे दिख रहा है अंडर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि ये -2 होने के चांसेस नहीं है। ऑप्शन ए की बचा 3, यानी कि बी इज योर आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं बिना समय बिताए, अगले सवाल की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पे दिख रहा है फॉर अ गिवन एपी एन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एन की वैल्यू बच्चों को दिख रही है, क्या दिख रही है, 8n + 3। आगे उन्होंने कहा है देन द 20th टर्म ऑफ एपी इज व्हाट, मतलब 20 नंबर की टर्म क्या होगी। मैंने कहा बता देता हूं ना भाई, इसका मतलब n की जगह 20 रख दे, यहाँ पे 8 × 20 + 3। बच्चे ने कह दिया सर 8 2 16 होता है, पीछे का 0 रख दो, +3 कर दो तो आंसर आ जाता है 163। दैट मीन्स सी इज योर आंसर। आगे देखा जाए तो यहां दिया हुआ है इफ P of 2, 4, Q of 0, 3, R of 3, 6 and S of 5, Y are vertices of parallelogram। अच्छा सर vertices of parallelogram मतलब, मैंने कहा भाई फिर हमें क्या करना चाहिए, पैरेललोग्राम बनाना चाहिए। मैंने कहा चल भाई यहाँ पे सबसे पहले फोटो बनाते, ये मान लेते हमारा पैरेललोग्राम है जिसका नाम है P Q R and S। देखो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 4, Q के कोऑर्डिनेट्स देखो जरा 0, 3, R के कोऑर्डिनेट्स देखो जरा 3, 6 एंड S के कोऑर्डिनेट देखो जरा 5, Y। आगे उन्होंने कहा देन वैल्यू ऑफ y इज व्हाट। तो मैंने कहा भाई तुझे पता है क्या, पैरेललोग्राम में अगर आप डायगोनल ड्रॉ करो तो वो एक दूसरे को यहाँ O पे छूती है एज वेल एज बाइसेक्ट करती है। मींस इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्टिंग ईच अदर एट O। सर इसका मतलब तो ये हुआ O is the midpoint of PR, yes, O is the midpoint of QS also। अच्छा सर तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि ऐसे सवालों में हमें लिखना होता है मिडपॉइंट ऑफ PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिडपॉइंट ऑफ QS, मिडपॉइंट ऑफ QS। मैंने कहा भाई अच्छी बात है ना, मिडपॉइंट का फॉर्मूला तो बच्चा जानता है, क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। चलिए ट्राई करते हैं, x1 + x2/2 मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे अगर देखा जाए तो देखो x1 + x2/2 मतलब 2 + 3/2, यहां पे हो जाएगा y1 + y2/2 मतलब 6 + 4/2। यहां पे हो जाएगा x1 + x2/2 मतलब 0 + 5/2, y1 + y2/2 मतलब y + 3/2। अब हम जानते हैं x कोऑर्डिनेट x से इक्वल होता है, y कोऑर्डिनेट y से इक्वल होता है, तो 6 + 4 10 होता है, नीचे 2 है, यहां पे दिया हुआ है y + 3, नीचे 2 है, ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं क्योंकि 2 इधर आएगा ना, 2/2 कैंसिल, 3 इधर आके माइनस होने वाला है, तो y की वैल्यू हो जाती है 10 - 3 = 7। दैट मींस ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो यहां दिया हुआ है इफ a cos थीटा + b sin थीटा = 4 एंड a sin थीटा - b cos थीटा = 3 देन a² + b² = हाउ मच। माय डियर चिल्ड्रन, कभी भी cos + sin वाली चीजें दिखे और cos - sin या sin - cos, sin + cos ऐसा दिखे, आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इसका स्क्वायर करने पर कुछ हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, a cos थीटा + b sin थीटा होल स्क्वायर प्लस
इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो जरा इसका स्क्वायर किया था और इसका स्क्वायर मतलब इक्वल टू आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि इनकी वैल्यू ये है भाई। अच्छा देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, साथ में ये कॉस साइन लिखना मत भूलना। अच्छा सर ये a माइनस बी होल स्क्वायर भी है, मैंने कहा तो प्लस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस इंटू साइन। बच्चे ने कहा सर इक्वल टू में देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। मैंने कहा भाई तू देख जरा प्लस माइनस तो उड़ रहा है। अच्छा तभी मैंने कहा तुम जरा गौर से देखो, यहाँ पे अगर मैं इस टर्म में से ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, यहाँ पे अगर मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जैसे दुनिया क्या बुलाती है, जिसे 1 बुलाती है। अच्छा सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो दूसरी जो टर्म्स है उसमें से यहाँ पे मुझे बी स्क्वायर नजर आ रहा है, उसे मैं कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जिसे दुनिया 1 बुलाती है, इक्वल टू आया 16 प्लस 9 विच इज 25। दैट मीन्स मुझे मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25। दैट मीन्स सी इज आवर आंसर। आगे देखा जाए तो अगला सवाल दिया है द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 38। अच्छा मीन दिया हुआ है, देखो एक्स बार दिया हुआ है 38, आगे दिया हुआ है इफ 6 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन में अगर आप 6 ऐड करोगे तो भाई साहब यानी एवरेज पूरी की पूरी बढ़ जाएगी, नया मीन जो होगा उसमें प्लस 6 आ जाएगा। अच्छा देन द ईच रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि हर डेटा को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो एवरेज भी बेचारी डिवाइड बाय 4 हो जाएगी। मैंने कहा भाई इसका मतलब तो जो नया मीन मिलेगा ना इस पर से वो कैसा मिलेगा, दोनों का प्लस कर दो यार, 44 होता है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11, मतलब मीन चेंज हो चुका है। यस आगे लिखा है द मीन ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड इज व्हाट, मैंने कहा भाई हमें पता चल चुका है मीन क्या होगा 11, दैट मींस बी इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, यहां पे अगर देखा जाए आगे दिया हुआ है कि भाई a माइनस बी ए प्लस बी इज हाउ मच। अच्छा सर a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने कहा 9 माइनस 7 इज 2, और ऑप्शन में यहाँ पे हमें दिख रहा है रेशनल इरेशनल या नेगेटिव इंटीजर, मैंने कहा मुझे तो रेशनल दिख रहा है। अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल आ गए हैं जो आपको बहुत अच्छे से मजे देंगे। For a given graph of x equal to p of y, the number of zeros of p of y is how much? अरे भाई x equal to p of y दिया है, देखो जरा याद कीजिए y equal to p of x में हम क्या देखते थे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस। अच्छा सर x equal to p of y हो तो मैंने कहा नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। अच्छा y एक्सिस में कितनी बार छू रहा है, 1 2 3 4। अच्छा भाई साहब 4 बार छू रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पे हमें दिखाई देगा कि अगला सवाल कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, भाई सर्टेन मतलब तो श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। अच्छा आगे देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर जिसे दुनिया बुलाती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर को cosec स्क्वायर बुला लिया, -1 एज इट इज रख लिया। बच्चे ने कहा सर cosec स्क्वायर -1 तो हमें पता है cot स्क्वायर थीटा होता है, तो मैंने कहा देख ले तेरा आंसर तो यहाँ पे दिख रहा है, सिलेक्ट करके आगे बढ़ जा। चल आगे बढ़ते हैं जरा यहाँ पे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया है फ्रॉम अ पॉइंट लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। अच्छा कोई ए पॉइंट है जो एक्सटीरियर ऑफ सर्कल में है, तो जरा फोटो बनाते हैं भाई। ये मान लेते हैं गोला है, यहाँ पे पॉइंट ए है जो एक्सटीरियर में है, पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल विथ पॉइंट पी। अच्छा सर ये विथ पॉइंट पी क्या है, मैंने कहा देख जरा सर्कल के साथ हमेशा सेंटर दिया होता है, इसका मतलब इस बार सेंटर का नाम उन्होंने पी रखा है, मतलब सवाल को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है ताकि कैसे लैंग्वेज चेंज करके। चलो कोई बात नहीं, जय सर है आपको डरने की बात नहीं है। एंड अ टेंजेंट फ्रॉम ए टचेस द सर्कल एट बी। अच्छा ए से जो टेंजेंट है सर्कल को कहां पे छू रही है, बी पे छू रही है, जिसमें यहां दिया है पी ए इक्वल टू 29। मैंने कहा देख जरा पी ए कितना दिया है 29। आगे देखा जाए तो यहाँ पे ए बी दिया हुआ है 21, तो ए बी की बात करें तो ये 21 है। देन डायामीटर ऑफ सर्कल। अच्छा सर डायामीटर कैसे ढूंढेंगे, मैंने कहा तू जरा इसको जोड़ करके तो देख, ये रेडियस है ये 90 डिग्री है। अच्छा सर इसका मतलब तो यहाँ पाइथागोरस लगेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा 29 का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल सही बालक, इसे जरा इस तरफ ले जाना तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यही होता है ना, ए माइनस बी ए प्लस
बी। मैंने कहा बालक तुझे पता है इसका डिफरेंस होता है 8 और इसका डिफरेंस क्या होता है? सर जी ये तो 50 होता है। मैंने कहा बढ़िया बात है ना भाई, 8 5 जा 40 होता है, पीछे का जीरो लगा दे तो 400 हो जाएगा, और आर स्क्वायर इक्वल टू 400 हो तो आर की वैल्यू 20 होती है। सर आंसर आया क्या? ना मुन्ना ना, डायामीटर मांगा है। डायामीटर का मतलब ट्वाइस रेडियस, और 20 का डबल क्या हो जाएगा? 40। तो आपका आंसर आ गया 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ, यहां पे देखिए जरा, मीडियन दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है, हमें जेड की वैल्यू ढूंढनी है। गांव का बच्चा बच्चा जानता है सर ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा। क्यों? इतनी बार बता चुका हूं आपको मैं कि भाई आपको याद रह ही जाएगा, क्योंकि आगे 5 पेपर में हमने बहुत बार इसको याद किया था यार, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखो जरा, z की बात करें और ये दोनों दिए हो तो सभी जानते हैं z इक्वल टू होता है 3m माइनस 2x बार। तो बच्चे ने कहा सर वैल्यू रखते हैं, मैंने कहा बिल्कुल, चलो रख के देखो जरा। z इक्वल टू 3 इंटू m की वैल्यू 15 है, x बार की वैल्यू 18 है। सर 15 3 जा तो 45 होता है, मैंने कहा 18 2 जा 36 होता है। अच्छा 45 माइनस 36 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 9। दैट मींस ये 9 हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, स्टेटमेंट हमें देखने हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। चलो बढ़िया बात है। यहाँ पे सवाल देखिए क्या दिया है, HCF ऑफ 32 एंड 81 इज 1 और नॉट। अच्छा मैंने कहा देखो यहाँ पे आप सभी जानते हैं 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, 81 का मतलब होता है 3 की पावर 4, मतलब इंटू में सिर्फ 1 होता है। तो HCF क्या आएगा? सर जी 1 आएगा। मैंने कहा 1 ही तो दिया है, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे देखिए लिखा है 6 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। भाई कैसे पता चलता है ना? यहाँ पे मतलब उन्होंने लिखा है 6 इज द वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस, बट हमें तो चेक करना है ना है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ रख के देख लेंगे कि भाई इसमें रख के देखो, 6 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 6 प्लस 66। बच्चे कह रहे थे ये 36 होता है, और 17 6 क्या होता है 102 प्लस यहाँ पे है 66। मैंने कहा सर इसको ऐड करके देखिए, 66 प्लस 36 कितना होता है 102 माइनस 102 इक्वल टू 0। ओहो मतलब ये सही है, 6 इज द वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा चल आगे बढ़ते हैं जरा। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है इफ 3 a is one of the solution of this equation then what is value of a, मतलब a इक्वल टू 2 दिया है उन्होंने। तो चेक करते हैं जरा, यहाँ पे देखो अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब 4 इंटू एक्स की जगह आप लिख सकते हो 3, y की जगह a इक्वल टू 10। तो बच्चे ने कहा सर 4 3 तो 12 है, ये माइनस है इधर, ये इधर, तो माइनस 10 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। दैट मीन्स यहाँ पे 2 दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे देखिए इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ राइना विन द मैच इज, अच्छा देखो विन को मैं ए इवेंट ले लेता हूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.48। तो सर ना जीतने की क्या होगी, मतलब हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 माइनस पी ऑफ ए। तो यहाँ 1 माइनस ये 0.48 लिख देते हैं, जिसे 0.52 लिख सकते हैं। अच्छा सर यहाँ पे उन्होंने कहा देन प्रोबेबिलिटी ऑफ राइना डज नॉट विन द मैच इज 0.52। मैंने कहा यस ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि अभी हमने चेक किया भाई, है ना। कुछ प्रोबेबिलिटी की चीजें तो भाई बच्चा जानता है यही करना होता है, तो खटाखट कर लेता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर बात करें तो यहां पे दिया हुआ है फाइंड 20th टर्म ऑफ दिस एपी। भाई 20th टर्म की बात कर दी, 20th टर्म मतलब A20। अच्छा A20 का फॉर्मूला बोलो, A प्लस 19D, जहां A मतलब पहली टर्म जो है 11। अच्छा सर 19 इंटू डी की बात करें तो देखो 16 माइनस 11 क्या होता है 5। बढ़िया बात है यार, 19 5 होता है 95, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 106। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। आगे देखिए यहाँ लिखा है इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, मतलब कि दो टेंजेंट है PA एंड PB। देखो जरा ये PB एंड PA दो टेंजेंट दिए, पहले मैं यहाँ पे गोला बनाऊंगा, एक्सटर्नल पॉइंट P बनाऊंगा, यहाँ टेंजेंट PA होगी, यहाँ पे टेंजेंट PB होगी, यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं O। उन्होंने कहा दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल कौन सा है 80 डिग्री। चलो लिख दिया। देन उन्होंने कहा कि हमें ढूंढना है फाइंड एंगल POA। देखो POA, चलो कैसे ढूंढेंगे भाई, ये एंगल चाहिए। मैंने कहा भाई तुझे पता है ये 80 का आधा आधा हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, यहाँ 90 होता है, और तुझे ये एंगल मांगा है जिसको मैंने बुला लिया थोड़ी देर के लिए X।
तो बच्चे ने कहा सर x प्लस 90 प्लस 40, देखो जरा x प्लस 90 प्लस 40 इक्वल टू 180। बच्चे ने कहा सर ये उधर ले जाओ क्या, मैंने कहा ले जा। अच्छा तो ये उधर जाते ही कितना बचेगा 90, फिर ये 40 भी उधर गया, फिर ये 40 भी उधर गया, तो 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा 50, मतलब x की वैल्यू आ गई 50। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की बात करें तो यहां दिया है P ऑफ A रेशियो P ऑफ A बार इक्वल टू 2:7, देन फाइंड P ऑफ A बार। मैंने कहा बढ़िया बात है यार। यहां पे देखो जरा, हमसे मांगा क्या है P ऑफ A बार, जिसका क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अच्छा सर क्यों अनफेवरेबल, भाई बार लिखा है, अगर P ऑफ A होता तो हम क्या लिखते है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यहाँ पे बार लिखा हुआ है इसलिए अनफेवरेबल। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये फेवरेबल यहाँ पे है, अनफेवरेबल यहाँ पे है, और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा। मैंने कहा टोटल तो लिख दिया, अब ऊपर क्या लिख रहा है अनफेवरेबल, तो मैंने कहा चलो लिख दिया 7 दिख रहा है हमें अनफेवरेबल, तो भाई आंसर आ जाएगा 7/9। इसकी जगह अगर P ऑफ A मांगा होता तो मैंने कहा तो फिर ऊपर वाला 2 लिख देते और नीचे दोनों का प्लस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। If mean of first n natural number is 5n/9, find value of n। मैंने कहा बालक यहाँ पे देख जरा, मीन दिया हुआ है मतलब x बार दिया हुआ है, क्या दिया है 5n/9। बच्चे ने कहा फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, अच्छा तो जरा इसका फॉर्मूला लगा दे। x बार मतलब सिग्मा xi अपॉन n इक्वल टू 5n/9, और सिग्मा xi मतलब 1 + 2 + 3 + अप टू n, क्योंकि n नेचुरल नंबर दिए है। अच्छा मैंने कहा देखो जरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, जरा याद कीजिए। ये AP दिख रहा है, AP का सम कैसे मिलता है। बच्चे ने कहा सर ऐसे लिखते थे हम n/2 A प्लस L, यहाँ पे L क्या है n है, मतलब यहाँ 1 + n आ जाएगा, नीचे n आ जाएगा इक्वल टू 5n/9। तो बच्चे कहने लगे सर n कैंसिल होगा, 2 इधर जाएगा 9 इधर जाएगा, 9 इधर जाएगा तो 9 + 9n इक्वल टू 2 5 10n। ये उधर जाते ही माइनस हो गया, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो आपका आंसर आ चुका है। चलिए चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की बात करें तो देखो मैच द फॉलोइंग दिख रहे हैं, सभी जानते हैं मैच द फॉलोइंग वाले सवाल में क्या होता है, बच्चा जानता है सर फॉर्मूला वाले सवाल होते हैं इजीली। अगर बच्चे ने फॉर्मूला भी सारे याद किए है ना तो भी इन सवालों में मजा आ जाता है ना, आराम से बच्चा इसे अटेंड करता है। अगर देखा जाए तो सवाल कह रहा है यहाँ पे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। मैंने कहा टॉय देखो जरा, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन दिख रहा है मुझे, और ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो बच्चे ने क्या किया, इसका फॉर्मूला लगाया, सर ये होता है 2πr²। मैंने कहा बढ़िया बात है, अब इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है πrl। तो बच्चे ने खुशी खुशी क्या किया, πr कॉमन ले लिया, अंदर बच गया l, यहाँ पे क्या बच गया, अरे πr गया है, मतलब 2nr बच गया, 2nr बच गया। तो देखो जरा ऑप्शन कौन सा काम कर रहा है, अरे बी यहाँ पे दिख रहा है, देखो जरा बी को जरा गौर से देखिए, πr ब्रैकेट में l + 2r, मतलब ये हमारा आंसर है। आगे देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। मैंने कहा ध्यान से देखिए, टोटल सरफेस एरिया की बात की है, तो बच्चे ने देखा सर ये है ना हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर दोनों मिलके पूरा स्फीयर बना लेते हैं, और स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, उसके एरिया का फॉर्मूला 4πr²। मैंने कहा अगर आगे बढ़ा जाए तो यहाँ देखिए ये कर्व एरिया है। अच्छा अगर ये कर्व एरिया ऑफ क्या है सिलेंडर, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πrh। तो बच्चों ने कहा कुछ कॉमन हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल, देख जरा 2πr यहां से आराम से कॉमन निकलेगा, यहां बच जाएगा h, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 2r, क्या बचेगा 2r। तो इससे हमें पता चलता है यहाँ पे यस ए इज आवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। यहां पे देखा जाए तो अगला सवाल दिया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा ये माइनर सेगमेंट आपको अगर याद हो तो हम इसे बुलाते थे, भाई ये सर्कल है, यहाँ पे कॉर्ड बना ली, इसका नाम अगर कॉर्ड ए बी है तो ये वाला हिस्सा क्या होता था माइनर सेगमेंट। ये क्या होता था भाई, ये है सेंटर, यहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं, और ये पूरा है ना वो पिज्जे का टुकड़ा, याद है ना, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा सर इसका फॉर्मूला कैसे मिलेगा, मैंने कहा एरिया ऑफ सेक्टर ले ले माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर। तूने पहले पूरा पिज्जा का पीस लिया, उसमें से ट्राइंगल को माइनस कर दिया। अच्छा पूरा पिज्जा का पीस मतलब याद है ना आपको क्या था, अरे माइनर सेक्टर भाई। ओके सर यहाँ पे देखा जाए तो देखो ये दिख रहा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, वाह वाह वाह, मतलब इसका आंसर सी है। आगे क्या कहा, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर, अरे माइनर सेक्टर तो ये रहा, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, और ये देखो ये क्या है आर्क है, इसको मैं एल बुला लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एल प्लस, है ना, आर प्लस आर
2r। अच्छा अच्छा है, 3 बार नहीं आया, नहीं तो RRR हो जाता है ना। अच्छा देखो जरा यहाँ पे ये एल का फॉर्मूला याद है सबको, पाई आर थीटा अपॉन 180। तो देखो जरा कोई दिया है क्या, यस ये रहा, यानी कि ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ पे अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे देखो सेक्शन बी चालू हो चुका है, जिसमें 2 मार्क्स वाले सवाल दिए हुए हैं। बढ़िया बात है, और इसके सारे सवाल हम अटेंड करके देखेंगे कि किस तरीके से इसको अटेंड करना चाहिए डिटेल में। आप यहाँ पे डेफिनेटली देखते रहिए, आपको डेफिनेटली इससे फायदा होगा। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, if alpha and beta are zero, so this polynomial find value of alpha square plus beta square। आपको पता हो तो मैंने 10 का दम नाम का जो सवाल पढ़ाया हुआ है रेगुलर डेज में, वो बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं तो आपको बता दूं, ये अल्फा बीटा वाले ऑलरेडी बहुत सवाल अवेलेबल है, जिससे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढना बच्चे के लिए बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ बता देता हूं। यहाँ पे सभी जानते हैं कि सर ये जो पी ऑफ एक्स दिख रहा है ना हमें, जो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, अगर इसे मैं कंपेयर कर दूं, किससे कंपेयर कर दूं, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म था पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इससे मुझे ए की वैल्यू 1 दिख जाएगी, बी की वैल्यू मुझे 9 दिख जाएगी, और सी की वैल्यू मुझे 14 दिख जाएगी। सर एबीसी तो मिल गया। मैंने कहा बढ़िया बात है ना भाई। अब तू मान ले जीरोस अल्फा एंड बीटा है ना, मैंने मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस है। चलो ये जीरोस है तो बच्चा जानता है सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। मैंने कहा जरा वैल्यू, बी की वैल्यू क्या थी 9, ए की वैल्यू तो 1 है, इसे कौन ध्यान देगा, है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ई। मैंने कहा देख जरा, सी की वैल्यू 14 है, नीचे ए की वैल्यू 1 है, 1 को अभी इग्नोर कर देंगे चलेगा, क्योंकि 14 अपॉन 1 14 ही होता है। सर अब क्या करें, मैंने कहा भाई तुझे पता होना चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर चाहिए तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। अगर नहीं पता तो आप अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, कि भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो सर जी मिलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब आपको जितनी भी वैल्यू पता है रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। सर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -9 था, मैंने कहा रख दे भाई। अच्छा ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, क्या था रे अल्फा इंटू बीटा 14। चलो बढ़िया बात है यार, ये उधर जाने वाला है, 14 2 28 बोल रहा है, मैं उधर चला जाऊं। मैंने कहा चला जा रे, चला जा फटाफट चला जा। अरे -9 का स्क्वायर 81 होता है, माइनस ये हो जाएगा 28। अब जरा ट्राई कीजिए, देखो यहाँ पे कभी भी आपको ऐसे माइनस करना हो, आपको लग रहा है सर केरी लेनी पड़ रही है, थोड़ी सी दुविधा है, मैंने कहा एक काम करो, एक है ना ट्रिक इस्तेमाल कर दीजिए कि कभी भी आपको ये सपोज 81 माइनस सपोज आपको 28 करना है, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, सब में से कोई एक छोटा सा नंबर माइनस कर दो, जिससे वो है ना 9 या 8 के आजू बाजू आ जाए, मतलब कि यूनिट डिजिट वहां पे आ जाए। मैंने कहा यहां से अगर मैं 2 माइनस करूंगा ना तो ये 79 हो जाएगा। अच्छा इससे क्या फायदा है, मैंने कहा यहाँ पे ये कैसा हो गया, देखो इसका यूनिट डिजिट 9 8 ऐसे बड़ा नंबर बन गया, और जो नंबर यहाँ पे माइनस किया वो यहाँ पे भी कर दीजिए, तो यहाँ पे अगर 2 माइनस करूंगा तो ये 26 बन जाएगा। अब माइनस कीजिए, आंसर सेम मिलेगा, जो नंबर यहाँ माइनस करो वो भी यही यहाँ करना, आप यहाँ पे और यहाँ पे कैलकुलेशन आपको सेम मिलेगा। लाइक 9 माइनस 6 करेंगे 3 हो जाएगा, 7 माइनस 2 करेंगे 5 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर 53 आएगा। ट्राई करके देखिए जरा, यहाँ पे देखो 11 करते 11 माइनस 8 3 होता है, यहाँ पे बाद में क्या बचता है 7, 7 माइनस 2 करके देखिए 5 मिलेगा, मतलब देखिए जरा आंसर कैसा मिल रहा है, सेम। तो ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स याद करते रहिए, आप देखते रहिए, जिससे आपको फायदा होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, पेपर बनाने में आपको बड़ा ही मजा आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आंसर 53 आया, जो है हमारा आंसर। चलिए देखते अगला सवाल। अगला सवाल दिया है वापस पॉलिनोमियल का, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, अब तो सम एंड प्रोडक्ट दे दिया है, तो बच्चा क्या करेगा, सर जी इसको क्या बुलाते हैं सम, मतलब मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा विच इज √3/2। अच्छा यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, मैंने कहा प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा विच इज -4। मैंने कहा देख जरा, यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे नहीं है। ओ मैंने कहा देखो ये अगर -b/a है तो यहाँ पे ये क्या होता है c/a। सर जी यहाँ पे नीचे 2 नहीं है, सिर्फ क्या है 1, तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो यहाँ भी नीचे सेम होना चाहिए, तभी थोड़ा अच्छा दिखता है। तो बच्चे ने कहा एक काम करे क्या सर, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा इसे बोलते हैं उसका इक्विवेलेंट नंबर ढूंढना। क्या ढूंढना, उसका इक्विवेलेंट नंबर ढूंढना, मतलब किसी भी नंबर को आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा सर 2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 2 -8 आ जाएगा।
अब ये आपको -8/2 दिख रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए ए के सामने यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब ए की वैल्यू आपको 2 मिल चुकी है। अब आप बाकी की चीजें कंपेयर कर सकते हो कि सर -b इक्वल टू √3 है, तो b की वैल्यू -√3 हो जाएगी। c की वैल्यू क्लियरली दिख रही है भाई -8 है। और अगर आपको a b and c मिल गया तो अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने से कोई नहीं रोक सकता। गांव का बच्चा बच्चा जानता है p ऑफ x क्या होता है रे, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू देखो जरा 2 है, अच्छा b की वैल्यू देखो -√3x है, अच्छा c की वैल्यू -8 है, तो आपका आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। यहां पे अगर देखा जाए तो यहां लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्या बात है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बुलाते किसी को, जब डिग्री क्या हो 2, बट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। डायरेक्ट मत बोल देना, दिख रही होगी डिग्री 2 लेकिन बाद में वो कटने वाली होगी, तो इसीलिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें ये चेक करना होता है। चलिए देखते हैं जरा पहले सवाल को। यहां पे दिया है x² -2x। मैंने कहा तू भी अंदर चला जाए यार, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी है। -2 अंदर जाएगा तो -6 हो जाएगा, -2 इधर गया तो माइनस माइनस +2x हो जाएगा। बच्चे कहने लगे सर इसको इधर ले ले क्या, मैंने कहा ले लो सबको इधर ले लो। तो ये x², ये इधर आते ही -2x होगा, -2 and -2 इज -4x, ये इधर आते ही +6 होगा इक्वल टू 0 मेरे हीरो। और देख जरा हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, तो मैं लिख सकता हूं यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे देखते हैं जरा, आगे देखो क्या लिखा है, x² -3x + 1 इक्वल टू, ये x - 2 का स्क्वायर। बच्चे ने कहा सर a - b होल स्क्वायर खोल दे, मैंने कहा लगा दे फॉर्मूला। देखो जरा a - b होल स्क्वायर खोल दे जरा, ये हो जाएगा a² - 2ab + b²। बच्चे ने कहा ये दोनों कैंसिल, क्यों, ये x² इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x² - x² 0। अच्छा देखो जरा ये सब इधर आएंगे, -4 इधर आया, +4 - 3 होता है 1 टाइम x, ये इधर आएगा तो 1 - 4 इज -3 इक्वल टू 0। बच्चे ने 1 देखा और बेचारा मायूस हो गया, बोलने लगा सर नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अगले सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल क्या हुआ है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। कितने 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 है। मैंने कहा देखो जरा 2 डिजिट नंबर की बात करें तो 2 डिजिट नंबर कैसे होते हैं, जरा यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं। 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं सर, 10 से चालू होते हैं सर जी। अच्छा कहां तक जाते हैं, 99 तक। मैंने कहा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 डिजिट नंबर डिविजिबल डिविजिबल बाय 3। अच्छा डिविजिबल बाय 3 ये है क्या, नहीं ये है क्या, नहीं। उसके बाद वाला 12 है भाई, 12 तो है। उसके बाद 15 एंड डॉट 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 99। ये कितने हैं, मैंने कहा भाई तू देख तो जरा, ए की वैल्यू है 12, डिफरेंस है 3 और लास्ट टर्म बच्चों को दिख रही है 99 और हमसे मांगा है हाउ मेनी मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो बच्चे ने कह दिया सर en का फॉर्मूला लगा दे। मैंने कहा बिल्कुल, जो दिया हो उसी का फॉर्मूला लगाना होता है, जो मांगा हो उसका फॉर्मूला कभी कभी एपी में आपको ना भी पता हो, क्योंकि an मांगा होगा तो पता होगा, आपसे अगर d मांगा हो तो फॉर्मूला पता होगा, sn का फॉर्मूला पता होता है बच्चे को, n का कोई फॉर्मूला थोड़ी दिखेगा। लेकिन दिखेगा नहीं, लेकिन है कैसे कि भाई जो चीज दी हो अगर उसका फॉर्मूला पता है वो लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा सर en का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है a + n - 1 * d। मैंने कहा बढ़िया, देख an की वैल्यू है 99, a की वैल्यू देख जरा है 12, n - 1 * अरे d की वैल्यू देखो क्या है 3। अब ये बेचारा इधर गया माइनस हो गया, अच्छा माइनस होते ही कितना दिखेगा सर, ये 87 दिख रहा है। मैंने कहा बढ़िया बात है यार। और यहाँ पे बताओ क्या है 3 बेचारा नीचे गया तो क्या हो गया पता है, 3 ने इसको कट मार के बना दिया 29, -1 उधर जाके प्लस होते ही यहाँ पे ये हो गया 30, क्योंकि -1 इधर आती प्लस हो गया 29 + 1 30। तो आपका आंसर आ चुका है। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहां पे दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ 34 + 32 + 30 अप टू 10। बच्चे ने कहा सर ईपी का सवाल, मैंने कहा बिल्कुल भाई, देख जरा यहां पे कुछ दिया हुआ है। ए की वैल्यू की बात करें तो 34 है, डिफरेंस देखा जाए तो 32 - 34 इज -2 है, और लास्ट टर्म यहां पे दिख रही है जिसको हम ए एंड बी बुलाते हैं, जो कितनी है 10। तो बच्चे ने कहा सर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, मैंने कहा भाई वो तो हमें पता नहीं है। साथ में उन्होंने सम ऑफ nth टर्म की भी बात की है, मैंने कहा वो भी नहीं पता। तो चलो एक काम करते हैं, एन ढूंढने के लिए पहले हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन का, क्योंकि जो दिया हो ना और उसका फॉर्मूला अगर पता हो तो डेफिनेटली वो लगाना
चाहिए। देखो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू बच्चा लोग 10 है। अच्छा ए की वैल्यू देखो जरा 34 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -2। मैंने कहा भाई तू इधर आ जा, ये इधर आती माइनस होगा, 10 माइनस 34 इज -24। बच्चे ने कहा सर यहाँ पे है n माइनस वन इंटू -2। देखो -2 मल्टीप्लाई में से यहाँ डिवाइड में आता है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देता है, 2 डिवाइड में आती है क्या बना देगा इसे 2 12 -1 इधर आती प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 बच्चे कह रहे थे सर जी 13 आ गया, क्या बात है रे। अब तो आप SN का फॉर्मूला लगा सकते हो, जब भी आपको L दिया हो, N दिया हो, A दिया हो, तो LN वाला फॉर्मूला मतलब n/2 A प्लस L। अच्छा सर n की वैल्यू तो 13 थी, नीचे 2 था, A की वैल्यू देखो जरा 34 है, प्लस लास्ट टर्म कितनी थी रे, लास्ट टर्म तो यहां भी दिख रही है और यहां भी दिख रही है, कितनी थी 10। अच्छा सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों का प्लस देखो 34 प्लस 10 होता है 44, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 22। तो बच्चे ने कहा सर अब क्या करें, मैंने कहा मल्टीप्लाई। अच्छा सर जी अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा देखो जरा 13 2 अगर आप करोगे है ना, यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, 13 इंटू 2 और बाद में 20 करो तो भी चलेगा, और 22 को 3 से और 10 से करो तो भी चलेगा, मतलब ब्रेक कर दो किसी भी एक नंबर को काम हो जाएगा। जैसे कि 22 3 करो क्या हो जाता है 66। फिर यहाँ पे इस 1 को 10 की नजर से देखो क्योंकि ये 10th पोजीशन पे है, तो 22 10 कितना होता है 220, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 286, मतलब आपका आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, for a point a of 2, 4, b of -3, b, if ab equal to √26, find value of b। अब बच्चे ने क्या देखा, सर जी यहाँ पे हमें दिख रहा है ए बी इक्वल टू √26, तो सर यहाँ पे हमें देखो जरा ए की वैल्यू पता है, ए ऑफ 2, 4 है एंड बी ऑफ -3, बी है। इसको हम बुला सकते हैं x1 y1, इसको x2 y2, और ए बी का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा सर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मतलब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा सर क्या होगा, मैंने कहा देखो फॉर्मूला था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 या तो y2 माइनस y1, जैसे चाहो लिख सकते हो, b -4 होल स्क्वायर। आप 4 माइनस बी लिखो या b -4 लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो ये रूट अच्छा नहीं लग रहा था तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा तो ये रूट चला जाएगा, -3 -2 इज -5, जिसका स्क्वायर क्या होता है, अरे भाई 5 का स्क्वायर 25, b -4 का स्क्वायर दिया हुआ है उसे मैं थोड़ी देर के लिए एज इट इज रख रहा हूं, इक्वल टू देखो यहां हो जाएगा 26 क्योंकि रूट चला गया बिकॉज हमने स्क्वायर कर दिया, ये इधर जाते ही माइनस होगा तो यहां पे हो जाएगा b -4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, दोनों तरफ रूट लेंगे तो b -4 इक्वल टू होता है प्लस या -1। तो बच्चे कहने लगे सर +1 या -1, मैंने कहा दोनों ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, देखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, b -4 इक्वल टू 1 भी हो सकता था, b -4 इक्वल टू -1 भी हो सकता था, -4 को इधर ले जाओ प्लस हो जाएगा तो b की वैल्यू 5, -4 को इधर ले जाओ प्लस हो जाएगा तो 4 -1 क्या हो जाता है 3, मतलब आपके दो आंसर पॉसिबल थे 3 या तो 5। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो बड़ा ही आसान सवाल था तो हमने खटाखट निपटा दिया क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला वाले सवाल बच्चे के लिए बड़े आसान होते हैं। आगे दिया है 3 vertices of parallelogram ABCD are ABC दिया हुआ है, find the coordinates of fourth vertex। आपको बता दूं ये पैरेलेलोग्राम वाला फंडा है ना जो बड़ा ही फेमस है, आपको बड़े अच्छे से याद रखना चाहिए कि पैरेलेलोग्राम आती डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है और AC एंड BD यानी कि दोनों ही डायगोनल के मिड पॉइंट कैसे होते हैं सेम। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मतलब कैसे, अरे आगे का पेपर नहीं देखा लग रहा है, नई वीडियो देखे, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं वापस डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लेना भाई। देख जरा सबसे पहले बनाएंगे फोटो कि मान लेते हैं ये हमारा पैरेलेलोग्राम है जिसका नाम है ABCD, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट्स देखो हमें दिख रहा है 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो 2, 4, सी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो 5, 9, डी के नहीं दिख रहे, एक काम कर रहा हूं इसको बुला लेता हूं x4, y4। अब बच्चे जानते सर ये पैरेलेलोग्राम है, इसमें क्या होता है, ये डायगोनल है AC, ये डायगोनल है BD और दोनों एक दूसरे को कहीं पे छूती है जो है O। अच्छा लेकिन साथ में बाइसेक्ट भी करती है, तो हमें पता चल जाता है सर जी यहाँ पे हमें पता है मिड पॉइंट ऑफ AC भी O है, मिड पॉइंट ऑफ BD भी O है, मतलब दोनों का मिड पॉइंट कैसा होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें पता है यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AC
इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी। तो बच्चे ने कहा सर मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है क्या? अरे मैंने कहा बिल्कुल, बच्चा गांव का बच्चा बच्चा जानता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अगर मैं AC का मिड पॉइंट ढूंढने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, यहां पे आपको दिखेगा कि ये x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 इज 6 अपॉन 2। यहां पे क्या हो जाएगा, देखो y1 प्लस y2 मतलब कि 9 प्लस 2 विच इज 11 अपॉन 2। बच्चे ने कहा सर अब बीडी के लिए, मैंने कहा बीडी के लिए अगर यहां बात करें तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 मतलब x4 है, फिर भी मैं उसे x2 रीड कर रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला आपको याद रह जाए। अच्छा तो यहां हो जाएगा 2 प्लस x4 अपॉन 2। सेम वे हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसका मतलब 4 प्लस y4 अपॉन 2। अब बच्चे ने कहा सर इक्वल है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट x से इक्वल, y कोऑर्डिनेट y से इक्वल। मैंने कहा बिल्कुल, तो यहां हो जाएगा 6 अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस x4 अपॉन 2। 2 कैंसिल हो जाता है, 2 इधर जाके माइनस होगा, तो यहां पे कितना बचेगा, 4। अच्छा यहाँ पे था 11/2 इक्वल टू, यहाँ था 4 प्लस y4 अपॉन 2। 2 कैंसिल, ये इधर जाके माइनस होगा, तो y4 की वैल्यू क्या होती है, 7। मतलब आपको x4 और y4 मिल चुका है, इसका मतलब d के कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो 4,7। तो ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम बिगाड़े अगले सवाल की ओर। यहां दिया हुआ है प्रूव दिस इक्वल टू 1। तो बच्चा तो खुश हो गया, सर ट्रिगोनोमेट्री का सवाल। मैंने कहा देखो ट्रिगोनोमेट्री के सवाल जो भी सारे पेपर्स में दिए थे, मुझे लगता है बड़े ही आसान लेवल के दिए हैं, तो बच्चों के लिए ये भी आसानी रहती है कि ऐसे सवालों को अच्छे से निपटा के जाए, है ना। और मैं कहता हूँ इसकी प्रैक्टिस तो कर ही लेनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा ही काम का चैप्टर है। हाँ कुछ बच्चे अगर बहुत कमजोर है, जिसे ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो इसे ऑप्शन में डाल सकते हैं क्योंकि इसके ऑप्शन में ऑलरेडी दूसरे सवाल है उसके पास, क्योंकि उसे सारे सवाल थोड़ी अटेंड करने, कुछ ऑप्शन दिए है ना यहाँ पे पेपर में कि भाई बच्चा इतने अटेंड कर ले तो चलेगा, तो उनके लिए ये सही है। बाकी मैं कहता हूं एवरेज या अबोव एवरेज वाला जो भी बच्चा है वो सारे सवाल अटेंड कर सकता है, मतलब अच्छे से। लेकिन हाँ उन्होंने अगर बोला है कि भाई अगर 8 में से 5 सवाल ही अटेंड करने हैं या जो भी बोला है, तो उस हिसाब से आप जाना कि 5 ही अटेंड करना है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने एग्जाम में भी 54 अटेंड करके आ गया, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको पेपर 80 मार्क्स का ही अटेंड करना है, तो उस हिसाब से जाइएगा। चलिए देखो जरा, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सवाल कहता है LHS में, सर जी यहाँ मुझे सेक दिख रहा है। मैंने कहा एज इट इज रहने दे, चल उसे कुछ नहीं करेंगे। ये 1 माइनस साइन दिख रहा है, उसे भी एज इट इज रहने दे। यहाँ दिख रहा है सेक प्लस 10। सेक को दुनिया बुलाती है 1 अपॉन कॉस। अच्छा 10 को क्या बुलाती है, साइन अपॉन कॉस। तो बच्चे ने कहा सर नीचे कॉस कॉमन है। मैंने कहा एज इट इज लिख दे, तो चल इसको मैं बुला लेता हूँ 1 अपॉन कॉस। ठीक है भाई, ये है 1 माइनस साइन। अच्छा यहां पे अगर लिखेंगे, नीचे दिखेगा आपको कॉस और यहां दिखेगा 1 प्लस साइन। तो बच्चे कहने लगे सर नीचे आपको पता है कॉस इंटू कॉस हो जाता है कॉस स्क्वायर। तो मैंने कहा भाई ए माइनस बी ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर। बच्चे जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाता है। नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर। अच्छा सर दोनों उड़ जाएंगे तो 1 बचेगा। मैंने कहा वही तो तेरा आंसर है, देख जरा RHS में वही दिया हुआ है। आ गया ना आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल वापस भाई ट्रिगोनोमेट्री का, और यहां अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहां √3 दिया हुआ है, यहां tan 2x दिया हुआ है, यहां पे cos 60। सर cos 60 की वैल्यू हमें पता है। मैंने कहा क्या होती है, 1/2। सर sin 45 इसकी वैल्यू 1/√2, टेबल बोल रहा है। मैंने कहा सही है यार, टेबल ने बताया था। अच्छा cos 45 भी 1/√2। तो मैंने कहा देख जरा, √3 tan 2x इक्वल टू, ये 1/2 है, प्लस देखो √2 इंटू √2 2 होता है, यहाँ 1 है, तो यहाँ √3 tan 2x इक्वल टू, देखो यहाँ हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है। अच्छा उसको कुछ को नहीं पता चलता, मैंने कहा ब्रैकेट में कर ले यार, नीचे 2 कॉमन है, ऊपर 1 + 1 2 आने वाला है, कैंसिल होके आंसर 1 ही आएगा। और कुछ कहेंगे सर सवाल तो आगे पढ़िए, देखो सवाल में दिख रहा है यहाँ पे फाइंड x करने को कहा है, और यहाँ पे भी दिख रहा है कि x लिखा हुआ है और बाकी की वैल्यू दी है, इसका मतलब x को ही ढूंढना चाहिए। इसको मैंने कहा तू जरा उधर जाना, तो यहाँ पे ये बेचारा मल्टीप्लाई में से डिवाइड में चला गया। मैंने कहा ये 10 की भाषा में और ये नंबर की भाषा में बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है, इसको भी 10 की भाषा में लिखो। तो बच्चों ने कह दिया सर इसे बुलाते हैं tan 30। तो मैंने कहा भाई tan इक्वल टू 10 मतलब उसका एंगल भी इक्वल, तो 2x इक्वल टू 30। देखो 2 अगर डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे साहब जी तो इसका मतलब 30 डिवाइड बाई 2 मतलब 15। तो आपका आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का, क्योंकि यहाँ एलिवेशन देख लेते ही पता चल जाता है। देखो यहाँ दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अच्छा, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर कहा था, सबसे पहले आपको बनानी चाहिए फोटो। क्या बनानी चाहिए? फोटो। मैंने कहा देख जरा, यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये टावर है, और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, देखो जरा, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई साहब यहाँ पे कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। ये जो पॉइंट है कितना दूर है? 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। ओके, इस 30 डिग्री, इस 30 डिग्री मतलब हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे थे तो वो 30 डिग्री होगा। फाइंड हाइट ऑफ टावर, अरे भाई ये 90 डिग्री होगा, ये हाइट ऑफ टावर हमें ढूंढनी है। तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है। अगर वो ना दी हो और उसकी जरूरत ना हो, सिर्फ आपको इसी की जरूरत हो, तो यानी इसी के बीच रिश्ता बनाना होता है, तो सिर्फ आप 10 लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं 10 लगा दूंगा तो इसे बुला सकते हैं tan 30 इक्वल टू क्या हो जाता है, अरे इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और 10 का फॉर्मूला होता है p बाई बी। यहाँ p की वैल्यू h है, b की वैल्यू 30 है। tan 30 तो बच्चे कह रहे थे 1/√3 होता है। मैंने कहा भाई इसे उधर ले जा तो h की वैल्यू हो जाएगी 30/√3। बच्चे ने कहा सर आंसर आ गया ना? मुन्ना ना, ये √3 नीचे आया, इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। यहाँ पे था 30√3, मैंने कहा 3 10 सा। बच्चे ने कहा सर 10√3 आंसर आ गया ना? मुन्ना ना, और कैलकुलेशन बाकी है, क्योंकि √3 की वैल्यू हर बच्चा जानता है होती है 1.73। तो डेफिनेटली रख देना चाहिए यार, क्योंकि यहाँ पे कोई इतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। 10 से मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट इधर खिसक जाता है, तो ये 17.3 मीटर आ जाएगा, मतलब आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से आप डील कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की अगर बात करें तो यहां पे देखा जाए तो सरफेस एरिया का दिख रहा है, क्योंकि यहां पे देखो जरा क्यूबिकल ब्लॉक लिखा हुआ है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। अच्छा सर फोटो बना ले, मैंने कहा बिल्कुल फोटो बनाएंगे। क्यूबिकल ब्लॉक की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से वो नॉर्मली वो देखा जाता है। चलो मैं नॉर्मल एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ फटाफट। यहाँ पे ये मुझे क्यूबिकल ब्लॉक दिख रहा है जिसकी साइड बच्चा लोग 7 सेंटीमीटर उन्होंने बताई गई है। सर माउंटेड बाय हेमिस्फीयर मतलब उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। चलो ठीक है, रख दिया भाई। मान लेते एक वुडन ब्लॉक है, उसके ऊपर हमने हेमिस्फीयरिकल आइसक्रीम का स्कूप डाल दिया। ओहो, बच्चे ने कहा सर ठंडी ठंडी आइसक्रीम, मैंने कहा बिल्कुल। अब देखो क्या कहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। उन्होंने कहा इसकी ग्रेटेस्ट डायामीटर कितनी होगी, ग्रेटेस्ट डायामीटर होगी तो डायामीटर बड़ी होने पर क्या हो जाएगा, आइसक्रीम का स्कूप बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा आइसक्रीम खानी है इनको। चलिए देखते हैं जरा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये अगर 7 है तो उसके ऊपर जो भी आइसक्रीम वाला स्कूप रखेंगे या जो भी हेमिस्फीयरिकल हम कह सकते हैं कि जो शेप रखेंगे उसका मैक्सिमम ये जो लेंथ है डायामीटर का वो कितना होगा, 7। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना पॉसिबल लग रहा है बच्चों को, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे उन्होंने क्या कहा है, आगे उन्होंने कहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मतलब इस सॉलिड का सरफेस एरिया ढूंढिए। मैंने कहा ढूंढ के बता देते हैं भाई। ये देखो डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा उसका आधा। अच्छा सर अब सरफेस एरिया बताइए। मैंने कहा बिल्कुल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किससे बना ये बना है एक क्यूब से और एक हेमिस्फीयर से। तो यहां पे मैं क्या ले लूंगा भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, देखो जरा यहाँ पे जो ये हमें दिख रहा है हेमिस्फीयर, इसका यही हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है अच्छे से, तो इसका मतलब इसको बुलाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तभी बच्चे ने कहा सर जी रुकिए। मैंने कहा क्यों? अरे सर आपने टोटल सरफेस एरिया ले लिया, लेकिन आपको पता है जैसे ही आपने ये क्यूब इसके ऊपर रखा, मतलब क्यूब के ऊपर जैसे ही आपने ये हेमिस्फीयर रखा, आपने जैसे ही क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा, क्या हुआ, जो हेमिस्फीयर का ये जो सर्कुलर पार्ट था इसने क्यूब के सर्कुलर पार्ट को तो ढक दिया। अच्छा, तो इसकी वजह से ये जो सर्कुलर वाला हिस्सा है इसका एरिया तो चला गया जो आपने टोटल में ले लिया था। ओहो, तो मुझे एक एरिया ऑफ सर्कल क्या करना पड़ेगा,
माइनस, तो यहां पे लिख देंगे माइनस एरिया ऑफ सर्कल। चलो, अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो ये सभी जानते हैं क्या हो जाता है, ये हो जाता है 6l²। अगर मैं इसकी बात करूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की, तो ये होता है 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। तो मैंने कहा ये एज इट इज 6l² प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम माइनस 1 टाइम बिकम एक्चुअली πr², 1 टाइम, है ना। यहाँ पे बच्चे ने कहा वैल्यू रख दो, मैंने कहा ठीक है, तो चलो 6 इंटू, देखो l की वैल्यू 7 थी, उसका स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, और रेडियस बच्चा जानता है कितनी थी, देखो जरा 7/2 रख देते हैं जरा, 7/2 इंटू 7/2 क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ था। बच्चों ने कहा इसे उड़ा दो, मैंने कहा इसे भी उड़ा दो यार। अच्छा, 7 का स्क्वायर 49, कितना होता है 49, तो यहाँ पे मैंने 49 लिखा, यहाँ पे है 6। सर 49 सिक्सा करें, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको 50 बना दोगे। अच्छा सर एक ज्यादा, मैंने कहा है एक ज्यादा। अच्छा 56 बच्चा जानता है कितना होता है 300। अच्छा सर आपने एक ज्यादा लिया था 6 बार, मतलब 6 ज्यादा आ गए, तो जरा बताइए मुझे कि अगर 56 300 था, उसमें से 6 चला जाएगा, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसे में चला जाएगा, तो कितना बचेगा 294, मतलब यहाँ आ जाएगा 294। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। देखो 6 9 54 का 4 यहाँ पे, यहाँ 5 होता है। अच्छा 6 4 24 प्लस 5 करोगे तो ये 29, मतलब वही आंसर देगा। आप कैसे भी कैलकुलेशन करो, लेकिन अगर आपको ये कैलकुलेशंस की मेथड आपको सीखने मिल गई तो आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। अच्छा आगे देखिए जरा, 11 7 77, 77/2। अच्छा सर 77/2, मैंने कहा बिल्कुल यार ये भी करना पड़ेगा। देखो अगर 76 होता तो बच्चे को बड़ा अच्छा लगता कि सर 76/2 हमें पता है 38 होता है, लेकिन एक ज्यादा है तो उसका आधा 0.5, तो बच्चा यहाँ लिख सकता है 38.5। मैंने कहा देख जरा अब तो ऐड ही करना है, ये है 0.5। अच्छा देखो जरा 8 और 4 12, यहाँ पे 1 आएगा तो 10 + 3 13, फिर 1 ऊपर आएगा तो 332.5। यहाँ पे ये सरफेस एरिया था इसलिए आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ चुका है। अगले सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो जरा क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल सरमाउंटेड बाय होलो सिलेंडर। सवाल कहता है एक वेसल इस फॉर्म में है जिसमें हेमिस्फेरिकल बाउल है, जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, होलो सिलेंडर। अच्छा तो कैसे दिखेगा जरा देखते हैं। यहाँ पे अगर दिखा जाए, मान लेते हैं ये हमारा हेमिस्फेरिकल बाउल है, जिसके ऊपर हमने एक छोटा सा सिलेंडर रखने की कोशिश की है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे उन्होंने आगे कुछ दिया होगा, देखो जरा, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। क्या बात है, अगर हेमिस्फीयर के डायमीटर की बात करें तो उसकी रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी, विच इज 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 का हाफ क्या होता है 7। आगे देखा जाए उन्होंने कहा है द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वेसल। इस वेसल की कैपेसिटी हमें ढूंढनी है, मतलब वॉल्यूम ढूंढना है। अब देखा जाए तो हमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल के लिए बच्चा जानता है सर पहले हम इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ढूंढेंगे प्लस हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेंगे। मैंने कहा दोनों को साथ में कर देना, आप ऐसे लिख दो जरा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बच्चे ने कहा सर हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हमें पता है 2/3 πr³। मैंने कहा सिलेंडर का भी तुम लोग जानते हो यार, πr²h। तो बच्चे कहने लगे सर πr² कॉमन ले ले क्या, मैंने कहा बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो जरा, जैसे ही πr² आप कॉमन लोगे, अंदर आपको यहाँ पे एक r बच जाएगा, 2/3 बच जाएगा, और बाजू में प्लस में यहाँ पे क्या बच जाएगा, h बच जाएगा। ध्यान से देखिएगा, πr² गया है मतलब 2/3 पड़ा रहेगा, r³ में से एक r पड़ा रहेगा, यहाँ पे πr² चला गया तो एक h पड़ा रहेगा। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ पे वैल्यू रखे, मैंने कहा पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, और r का स्क्वायर मतलब कि भाई साहब ये 7 का स्क्वायर, जिसे हम 7 × 7 लिख सकते हैं। और दुनिया वाले कहने लगे सर 2r/3 है, 2r मतलब इस रेडियस का डबल, 7 का डबल 14, नीचे 3 है, प्लस में यहाँ लिखा हुआ था h, जिसे बच्चे 6 बुला रहे थे। मैंने कहा भाई तो एलसीएम क्यों नहीं लेता, अरे बिल्कुल लेंगे, लेकिन उससे पहले इसे कटिंग करेंगे। 22 7 जिसे दुनिया क्या बुलाती है 154 बुलाएंगे, और यहाँ पे कुछ वैल्यू रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो जरा 3 इधर आएगा तो 6 3 क्या आ जाएगा, 6 3 हो जाएगा 18, 18 प्लस अगर आप 14 करने जाओगे तो आपको 32 मिलेगा, नीचे था 3। तो बच्चे ने कहा सर कुछ कटिंग हो सकता है, मैंने कहा ना मुन्ना ना, पहले आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि भाई ये 154 × 32 क्या होता है,
बच्चे ने कहा कितना बड़ा है, मैंने कहा डरने की बात नहीं है, देखो एक जीरो लगा दो, 3 4 जा 12, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, फिर 2 जा करने जाओगे तो 154, 2 जा करोगे तो डायरेक्टली पता है 308 हो जाता है, बस ऐड कर दीजिए 8, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ पे 4, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ मिल गया 4928, और डिवाइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या दिया हुआ है, 3। बच्चे ने कहा सर अब 3 से डिवाइड करना तो बड़ा आसान है, कैसे, देखो जरा, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे बचा 1 9, तो 3 6 जा 18, तो यहाँ बचा देखो 1 2, 3 4 जा 12, अच्छा सर बचा सिर्फ 8, मैंने कहा 3 2 जा 6 करोगे तो 2/3 बचेगा, 2/3 मतलब 0.66666, जिसे आप अप्रोक्स लिख सकते हो 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, सर ये तो लीटर में लिखना चाहिए, मैंने कहा ठीक है, तो डिवाइड बाय 1000 कर दे, तो आपको आंसर मिलेगा 1.64267 लीटर, क्योंकि जैसे ही डिवाइड बाय 1000 करते हो ये पॉइंट 3 स्टेप कहां आ जाता है, लेफ्ट साइड मूव करता है, तो आपका आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहां दिया हुआ है The observation of data are x/5, x/4, x/2 and x/3। यहां उन्होंने कहा है इफ द मीडियन ऑफ डेटा इज 10, अरे भाई मीडियन दे दिया उन्होंने, यस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे उन्होंने जो डेटा दिया है वो मुझे नहीं लगता कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और मीडियन कहता है डेटा को हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होता है, तो मैंने कहा बढ़िया बात है, चलो कर देते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा डेटा कौन सा होगा, सबसे पहले आएगा x/5, उसके बाद x/4, उसके बाद x/3, उसके बाद x/2, उसके बाद x। अच्छा सर हमें पता है यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा कितना है, 5 है, विच इज ऑड नंबर। अच्छा सर उससे क्या होगा, मैंने कहा भाई मीडियन का फॉर्मूला बच्चे को पता चल जाता है कि n+1/2 नंबर का डेटा जो होता है ना वो आपका क्या होता है, मीडियन होता है। सर मीडियन तो हमारे पास 10 है, मैंने कहा दिख रहा है भाई, सबको यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा n की वैल्यू 5 है, 5 + 1 6, 6 का आधा क्या होता है, थर्ड नंबर का डेटा। सर थर्ड नंबर का डेटा बच्चों को दिख रहा है, देखो कौन सा है, x/3, क्योंकि बीच का डेटा है। अच्छा तो ये x/3 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 3 10 30। सर x की वैल्यू मिलने से क्या होगा, मैंने कहा देख अब तू जिस डेटा को देख रहा था ना वो बड़ा ही शानदार हो जाएगा। अब तू उसे लिख सकता है xi इक्वल टू, एक x/5 था मतलब 30 डिवाइड बाई 5 क्या होता है, अरे सर 5 6 30 मतलब 6 होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ 30 लिखोगे, 30 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा 7.5। सर 30 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, मैंने कहा 10। 30 डिवाइड बाई 2 मैंने कहा अरे 15, यहाँ पे 30। तो ये आपके डेटा आ गए। और उन्होंने क्या कहा था पता है, उन्होंने आगे लिखा हुआ है फाइंड द मीन ऑफ डेटा। अरे भाई मीन ढूंढना है, मतलब मीन का फॉर्मूला तो सभी जानते हैं, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा xi अपॉन n। मैंने कहा n तो पता है भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सिग्मा xi अभी तक हमने नहीं किया, मतलब सम ऑफ ऑल डेटा। चलिए ट्राई करते हैं जरा, यहाँ पे ये दोनों मिलके 45 हो गए, 45 + 10 55 हो गया, 55 प्लस मैंने पहले 6 को ऐड करने का सोचा कि भाई 55 + 6 करेंगे तो 61 हो जाएगा, 61 प्लस पहले 7 ऐड करते जिससे ये 68 हो जाएगा, और 0.5 एज इट इज लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 68.5। नीचे बेचारा 5 पड़ा हुआ था, इसने कटिंग मारना चालू किया कि सर जी 5 1 जा 5। अच्छा मैंने कहा फिर 1 और 8 आया तो 5 3 जा 15, तो 3.5 मतलब 35 आया, तो मैंने भी पॉइंट रख दिया और बच्चों को बताया 5 7 जा 35 आता है, मतलब आपको मीन की वैल्यू मिल चुकी है 37, है ना, मतलब 13.7 आपको मीन की वैल्यू मिल चुकी है 13.7। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की अगर बात करें तो देखो सेक्शन सी आ चुका है जिसमें हर एक सवाल 3 मार्क्स का होता है। यहाँ पे उन्होंने कुछ लिमिटेड क्वेश्चन 6 ही क्वेश्चन अटेंड करने को बोले हैं आउट ऑफ 9, लेकिन हम तो 9 के 9 पूरे के पूरे करने वाले हैं जिससे बच्चे का हर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो और बाद में उसे एग्जाम में भी ऑप्शन मिलेगी भाई कि हमें तो इतना आता है इसमें से ये वाला अटेंड करेंगे, है ना, उसे पता भी चल जाए कि कौन सा सवाल उसके लिए यहाँ पे और आसान हो रहा है। देखो जरा सवाल क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मैंने कहा देखो एलिमिनेशन मेथड से अगर हमें सॉल्व करना हो तो पहले दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, 3x - 5y = 3, ये है 2x + 3y =
17। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। बच्चा जानता है सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना है। अच्छा सर कौन सा? मैंने कहा चलो x को एलिमिनेट करना है तो इसके कोएफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमें लेना पड़ता है एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम होता है बच्चा लोग 6। तो सर इसे 6 कैसे बनाएंगे? मैंने कहा माय डियर इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो और बाद में कंपेयर कर दो, बाद में कंपेयर कर दो। सर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 10y इक्वल टू 6। इसे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6x प्लस 9y इक्वल टू, अच्छा ये हो जाएगा माइनस 51। अच्छा सर जी अब क्या होगा? मैंने कहा देखो यहाँ पे खेलेंगे हम माइनस माइनस प्लस लगा के, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे तो सबकी साइन बदल जाएगी। अच्छा ये दोनों तो उड़ जाएंगे। देखो माइनस 10 एंड माइनस 9 इज माइनस 19y और यहाँ पे इसकी वजह से मिलेगा 57। 19 डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा 19 3 लेकिन माइनस भी था इसलिए माइनस 3। तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 3 नजर आ रही है। अब देखो y की वैल्यू अच्छी वाली मिली है जिसे आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। मैंने सोचा चलो पहले में ही रख देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 1, मतलब इसकी वैल्यू यहां रख रहे हैं भाई। ये है 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू माइनस 3 इक्वल टू यहां दिया हुआ है 3। सर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मैंने कहा कोई आपत्ति नहीं है, 5 3 15 भी होगा। सर ये उधर गया तो मैंने कहा माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 12। सर 3 डिवाइड में गया तो मैंने कहा 3 4 जा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 4। इसका मतलब आपको x एंड y की वैल्यू मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की अगर बात करें तो देखिए जरा दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अच्छा दो नंबर की बात की है, उसके डिफरेंस की बात की है, मतलब कोई नंबर बड़ा होगा कोई छोटा होगा। तो बच्चा समझ गया सर जी यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा लेट फर्स्ट नंबर जो कैसा है? लार्जर है। लार्जर नंबर की हम बात कर रहे हैं वो है x एंड सेकेंड नंबर जो कैसा है? स्मॉलर है। कैसा है? स्मॉलर है, जिसे क्या बुलाते हैं? y। अच्छा दोनों का डिफरेंस उन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया है? 26। तो मैंने कहा देखो जरा x माइनस वाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26 विच इज माई इक्वेशन 1। आगे उन्होंने दिया हुआ है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अच्छा दो सोचिए, मुझे बताइए कौन सा वाला बड़ा है? सर ये x बड़ा है, तो ये बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स द अदर वन, मतलब 3 टाइम्स द स्मॉलर वन। ओके तो सर इसे यहां पे रख दे। मैंने कहा बिल्कुल रख दे, इसको यहां पे रख के देख x की वैल्यू यहां पे अगर तू 3y रखेगा माइनस है y इक्वल टू 26, ये हो जाता है 2y इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे ये 2 डिवाइड में जाएगा, इसको बोलेगा 13। अच्छा तो y की वैल्यू 13 हो गई। यस y की वैल्यू 13 हो गई। मैंने कहा यार इसको इक्वेशन 2 बुलाते हैं और इसमें कुछ वैल्यू रखते हैं, तो मैंने कहा पुट इन y इक्वल टू 13 पुट इन इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ x इक्वल टू यहाँ 3 इंटू जो y था y की जगह 13 रखेंगे तो 13 3 जा क्या हो जाता है? 39। तो आपको दोनों नंबर यहाँ पे मिल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर whose nth term is given। अरे क्या बात है, देखो जरा यहाँ पे nth टर्म दी है which is 3 plus 2n। अच्छा जब भी nth टर्म दी हो तो याद रखना n का जो कोएफिशिएंट होगा, मतलब जो लीनियर टर्म होगी उसका कोएफिशिएंट हमेशा डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस। आप ट्राई कर सकते हो, आपको यही मिलेगा। अच्छा सर उन्होंने सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म कहा था, देखो जरा सम ऑफ, अच्छा फर्स्ट 24 टर्म हमें ढूंढना है। तो मैंने कहा यार एसएन के फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए? हमें डीएनए चाहिए या तो एलएनए चाहिए, है ना। अच्छा मतलब मैंने कहा देखो आपको बताता हूं, पहले यहाँ पे एन की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये a1 मिल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1 विच इज 5। एन की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये a2 हो जाएगा विच इज 3 प्लस 2 इंटू 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7। अच्छा तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा a2 माइनस a1 मतलब 7 माइनस 5 विच इज 2। तो आपको यहाँ पे पहली टर्म ए भी दिख रही है, डिफरेंस भी दिख रहा है और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 24 भी दिख रहा है। तो आप यहाँ पे डीएनए दिया हो तो एसएन का फॉर्मूला बिंदास लगा सकते हो। क्या होता है वो? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू मैंने कहा 24 है, नीचे 2 है, 2 इंटू ए की वैल्यू बताओ क्या है?
5 है, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 24 माइनस 1, और डी की वैल्यू की अगर बात करें तो कितना है ये 2 है। अच्छा सर ये इसको कटिंग मारेंगे तो 12 हो जाएगा, चलो बढ़िया बात है, यहाँ पे 12 हो गया। आगे देखिए जरा ये क्या हो जाएगा 2 5 सा 10 हो जाएगा। मैंने कहा यार ये 23 है। अच्छा 23 2 सा दुनिया वाले जानते थे 46 होता है। मैंने कहा बढ़िया बात है भाई। अच्छा दोनों को ऐड करेंगे तो ये 56 हो जाएगा। सर 56 12 सा कैसे करेंगे? मैंने कहा सिंपली यार, पहले तू 10 सा कर दे, बाद में 2 सा कर दे। देखो 56 10 सा 560 होता है। अच्छा और 2 सा क्या होता है 112। मैंने कहा ऐड करो जरा, ये 2 होगा, ये 7 होगा, ये 6 होगा, तो आपका आंसर 672 आ चुका है। चलिए अगले सवाल की अगर चर्चा की जाए तो यहां दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose vertices are given। बच्चे ने कहा सर रोम्बस, मैंने कहा सबसे पहले बनाएंगे फोटो। क्या बनाएंगे? फोटो। अच्छा तो ये काजू कतरी जैसा दिखता है, यस, इसका नाम रख लेते हैं यार, ABCD इज रोम्बस, इसकी सारी साइड इक्वल होती है। मैंने कहा भाई अगर इसकी चर्चा करें तो यहाँ पे देखो ये जो है उसकी डायगोनल है। क्या है? डायगोनल है। इसको अगर मैं डायगोनल D1 बुला लूं, इसको डायगोनल D2 बुला लूं, तो दुनिया वाले जानते हैं कि भाई एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो हो जाता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। सर तो फिर डायगोनल कैसे ढूंढेंगे? मैंने कहा सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अच्छा जरा ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देख लेते हैं, ये है 3,0, ये मान लेते हैं 4,5, यहाँ पे क्या दिया हुआ है -1,4, और आगे देखा जाए तो ये दिया है -2, -1। अच्छा तो सर यहाँ पे अगर मैं डायगोनल D1 ढूंढने जाऊंगा तो डायगोनल D1 का मतलब क्या है? AC। अच्छा जिसका मतलब है अंडर रूट में यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, मतलब कि 3 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। मैंने कहा देखो जरा 3 + 1 4 जिसका स्क्वायर 16, ये -4 जिसका स्क्वायर 16, तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 टाइम 16। सर 16 का रूट हो जाता है 4, यहाँ पे है √2। अच्छा तो ये आंसर आ गया। मैंने कहा रुको जरा, हमें दूसरी डायगोनल भी ढूंढनी है जिसका नाम क्या है, देखो जरा, अरे BD। ओहो चलो तो जरा BD ढूंढते हैं। तो ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा, देखो x1 माइनस x2 मतलब कि 4 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 मतलब 5 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर। तो बच्चे ने कहा सर ये 6 है जिसका स्क्वायर होता है 36। ओके सर ये भी 6 है जिसका स्क्वायर होता है 36। मैंने कहा यार इसका मतलब तो 2 बार 36। अच्छा 36 का रूट होता है 6, लेकिन अंदर पड़ा रहा √2। तो मैंने कहा यार अब वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ दिस रोम्बस, जिसको हमने क्या बुलाया था, ये बुलाया था हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब D1 इंटू D2। तो जरा D1 बोलिए जरा क्या है हमारे पास, ये था 4√2, और D2 की बात करें तो ये क्या था 6√2। तो बच्चे ने कहा सर क्या आप जानते हो √2 इंटू √2 2 होता है? तो मैंने कहा ये नीचे वाले 2 से कट हो जाएगा, 6 4 24 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर चर्चा की जाए तो यहां पे दिया हुआ है फाइंड द रेशियो। बच्चे ने कहा सर रेशियो की बात कर रहे हैं। मैंने कहा बढ़िया बात है ना, रेशियो अगर मांगा है तो तुरंत एज्यूम कर ले, लेट रेशियो बिकम K/1। आगे देखते हैं जरा, उन्होंने कहा है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट। अच्छा फोटो बनाते हैं जरा, ये लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट ए एंड बी को जोड़ने से बनी है, जिसके कोऑर्डिनेट से -3, 10, यहां पे दिख रहा है मुझे 6, -8 is divided by this point P which is -1, 6। तो मैंने कहा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे रेशियो भी आपने एज्यूम किया हुआ है कि ये पॉइंट K/1 में इसे डिवाइड कर रहा है। मैंने कहा बढ़िया बात है ना भाई। आप इसे क्या मान सकते हो x1 y1, इसे क्या मान सकते हो x2 y2, और ये क्या है आपका x, y। तो बच्चे जानते हैं जब भी K/1 दिया हो, फॉर्मूला P ऑफ x, y का क्या हो जाता है, ये हो जाता है Kx2 प्लस x1 अपॉन K+1, यहाँ पे KY2 प्लस y1 अपॉन K+1। तो देखो जरा P ऑफ x, y के है ना, कोऑर्डिनेट्स है यहाँ -1, 6, और यहाँ पे सबसे पहले आपको रखना होता है x2 x1। तो यहाँ पे अगर आप x2 x1 रखोगे तो आ जाएगा 6k - 3 अपॉन K+1। यहाँ पे आगे देखो y2 y1, तो यहाँ हो जाता -8k + 10 अपॉन K+1।
1। अब मैंने कहा यार अगर आप यहाँ पे किसी भी एक के साथ कंपेयर कर दोगे तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा कंपेयर करो जरा, -1 इक्वल टू 6k माइनस 3 अपॉन के प्लस 1, ये इधर जाते ही क्या हो जाएगा, -k-1 इक्वल टू 6k माइनस 3। मैंने कहा भाई तू इधर चला जा, तू इधर चला जा, देखिए जरा ये इधर आते ही क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ये इधर आते ही प्लस हो जाएगा तो ये 7k हो जाएगा, ये डिवाइड में गया तो k की वैल्यू 2/7। अच्छा तो आपका रेशियो मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा अगले सवाल की अगर चर्चा की जाए तो यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। भाई साहब सर्कल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था उससे कनेक्टेड है, उसी पर से ये बनता है। अच्छा सर कैसे, मैंने कहा देखो पहले क्या लिखा हुआ है जरा देखते हैं, यहां पे गिवन है पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम का नाम लिख देते हैं, पैरेललोग्राम एबीसीडी, क्या दिया हुआ है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अच्छा पैरेललोग्राम एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अच्छा देखो जरा इसकी फोटो बनाने की कोशिश करते हैं भाई, ये मान लेते हैं हमारा कोई छोटू सा है ना पैरेललोग्राम है जिसका नाम हम रख लेते हैं ए बी सी डी। अच्छा और ये क्या कर रहा है, ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब सर्कल, मतलब इसके अंदर कोई सर्कल ऐसा है जो उसकी सभी साइड को छू के जा रहा है। अच्छा सर ये सर्कल है, अरे मान लो यार थोड़ी देर के लिए, है ना, डायग्राम में थोड़े से हम अलग है भाई, है ना, इतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं है लेकिन चला लो मान लेते ये सर्कल है। अच्छा ऐसे केस में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है इस रोम्बस, मतलब कि ये जो पैरेललोग्राम था वो रोम्बस हो जाएगा। अच्छा पैरेललोग्राम एबीसीडी इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूफ करना है। मैंने कहा ठीक है प्रूफ कर देते हैं, है ना। अच्छा अब बच्चे ने क्या कहा, सब क्या आपको पता है यहाँ पे जो भी कोई भी सिंपल क्वाड्रिलेटरल भी अगर सर्कमस्क्राइब करे सर्कल को तो इसका साधारण मतलब हो जाता है सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा मतलब कि भाई यहाँ पे अगर मैं ए बी प्लस सी डी करूं तो ये ए डी प्लस बी सी के बराबर हो जाता है। अच्छा मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों के सम के बराबर हो जाता है। यस अच्छा सब्जी, तो इससे क्या फायदा होगा, हमने कहा इससे बहुत सारा फायदा होगा। आप देखिए जरा यहाँ पे आप लिख सकते हो पैरेललोग्राम ABCD is circumscribing a circle, इसका मतलब हो जाता है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। मैंने कहा भाई तुझे पता है क्या, यहाँ पे ये जो पैरेललोग्राम दिया है इसका मतलब हो जाता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा सर इसका मतलब AB and CD इक्वल एंड AD and BC इक्वल। यस तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम हियर AB equal to CD which is equation 1 and AD equal to BC which is equation 2। तो मैंने कहा जरा रख के देखो जरा, AB की जगह अगर मैंने CD लिख दिया तो यहाँ पे CD प्लस CD इक्वल टू, देखो इसको थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट में रख रहा हूं ताकि पता चले, यहाँ पे AB की जगह मैंने CD लिखा है तो CD प्लस CD, और यहाँ पे AD की जगह मैं BC लिख सकता हूं तो यहाँ पे BC प्लस BC लिख देता हूं। तो भाई यहाँ पे हो गया 2 टाइम CD इक्वल टू 2 टाइम BC, 2 ने कहा हम तो अलविदा हो गए। अच्छा तो इसका मतलब हो गया CD इक्वल टू BC विच इज इक्वेशन 3। तो बच्चे ने अंदाजा लगाया सर जी फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमें कुछ आइडिया आ रहा है। देखो जरा ए बी किससे बराबर है सी डी, सी डी किससे बराबर है बीसी से, बीसी किससे बराबर है एडी से। ओहो तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो आपने यहाँ पे ध्यान से देखा ए बी सी डी से बराबर है, सी डी बीसी से बराबर है। देखो ए बी सी डी से बराबर, सी डी बीसी से और बीसी एडी से। सर ऐसे तो चारों साइड इक्वल हो गई, तो मैंने कहा इसका मतलब लिख दो ना, ए बी इक्वल टू बीसी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एडी, चारों साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब ये जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है इसे आप क्या बुला सकते हो, इज अ रोम्बस। अच्छा पर समझिए हमें एक सवाल है, ये सवाल तो प्रूफ हो गया, ये कैसे आया, आपने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने कहा बिल्कुल। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते कि ये आंसर कैसे आया। अगर इसकी चर्चा की जाए तो यहां पे आप गौर से देखिएगा कि ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से हम यहां टेंजेंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, टेंजेंट। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसी होती है, इक्वल। तो ये x तो ये भी x। सर सेम वे यहां पे देखिए, यहां से भी हम, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसी होगी, इक्वल। तो ये y तो ये भी y। यहां से भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसी होती है, इक्वल। ये z तो ये भी z। यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे ये w तो ये भी W। सर इससे क्या फायदा होगा, मैंने कहा तू खुद यहाँ पे ट्राई करके देख जरा, ए बी प्लस सी डी, यहाँ पे करके देख जरा, ए बी
प्लस सी डी, क्या मिलेगा तेरे को, एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड। ओके चलो, ये एलएचएस में तुम्हें मिलेगा। एडी प्लस बीसी, आप देखिए जरा, एडी प्लस बीसी अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा एक्स डब्ल्यू वाई एन जेड, मतलब सब कुछ मिल गया, एक्स वाई डब्ल्यू एन जेड सब कुछ मिल गया। अच्छा तो सर यानी कि एलएचएस और आरएचएस सेम आंसर दे रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको अगर ये सवाल पूछते ना कि प्रूफ कीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबर सर्कल देन प्रूव दिस AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, तो आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते थे। याद रखना कि आपको अगर इसका प्रूफ देखना है तो आगे के वीडियोस में ऑलरेडी ये आ चुका है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला है ना कि क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कमस्क्राइब करे सर्कल को देन प्रूव दिस। ये सवाल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। जितने थियरम इंपॉर्टेंट है ना सर्कल चैप्टर के, उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो जरूर करना चाहिए। और अभी जो इसको हमने किया वो भी ऑलरेडी 2 बार आगे पूछा जा चुका है और यहाँ पे पेपर में भी दिया है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहां पे दिया हुआ है प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अच्छा सर्कल का थ्योरम, वो भी दूसरे नंबर वाला। देखो पहले नंबर वाला याद है ना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा और दूसरा थ्योरम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं ये भी 2 बार पूछा जा चुका है अगले सवाल की तरह। अच्छा तो इसे भी बना लेते हैं, बहुत आसान है, थोड़ी देर में हो जाएगा। सबसे पहले हम बनाने वाले फोटो कि भाई साहब ये हमारा कोई सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, उन्होंने कहा था प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। मैंने कहा एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी आप टेंजेंट बनाते हो, मैंने कहा चलो यहाँ पे एक टेंजेंट बना ली, यहाँ पे एक टेंजेंट बना ली, इसका नाम A है, यहाँ पे ये B है, तो आपको यहाँ पे जो PA एंड PB ये जो 2 टेंजेंट दिख रही है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल। मतलब आई वांट टू शो PA इक्वल टू PB। चलिए भाई ये तो बड़ा ही आसान काम है, कोई कठिन काम नहीं है। बच्चे ने कहा सर क्या आप जानते हो यहाँ पे सेंटर O होता है, इसको हम जोड़ सकते हैं, दुनिया इसे रेडियस बुलाती है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बातें बता दी, अब आप मुझे एक बात बताओ क्या आप PO को ज्वाइन कर सकते हो। बच्चे ने कहा हाँ जी, तो मैंने कहा लिखो ना ज्वाइन PO। अच्छा सर 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, सर 9th में हमने सीखा था कि 2 ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट कहोगे तो भाई CPCT उसकी साइड्स को इक्वल कह सकते हैं, तो मैंने कहा वही 9th आपको 10th में मदद करने वाला है। सर ध्यान से देखिए, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO। बच्चे कह रहे थे सर यहाँ पे ये 90 तो ये भी 90, मैंने कहा बिल्कुल, यहाँ पे एंगल A एंड एंगल B दोनों इक्वल टू 90 विच इज योर राइट एंगल। सब जी उसके सामने वाली ये PO इज अ कॉमन हाइपोटेनियस। यस PO इज कॉमन हाइपोटेनियस जो दोनों में है। सर आपको ये उसकी साइड इक्वल दिख रही है क्या, OA इक्वल टू OB। यस OA इक्वल टू OB विच इज रेडियस विच इज 1 साइड। तो बच्चे ने कहा सर बाय RHS रूल हम कह सकते हैं ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल PBO। अच्छा सर ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैंने कहा CPCT का ब्रह्मास्त्र छोड़ दे भाई, CPCT हम कह सकते हैं ये PA एंड PB कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। PA एंड PB कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है। चलिए अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स का सवाल, जिसमें यहाँ पे देखा जाए तो देखो क्या लिखा है, तो डेटा ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ओके वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे आगे देखा जाए तो नीचे लिखा फाइंड द मोड, क्या मांगा है, मोड। मैंने कहा बढ़िया बात है भाई, मोड का मतलब तो क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है उसका Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सर आपको पता है क्या F1 मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बच्चे ने कहा हाँ जी, तो लिख दिया बच्चे ने। अच्छा उसके बाद मैंने कहा नीचे वाला होता है F2, ऊपर वाला होता है F0, और जहां F1 मिलता है वही आपका होता है मॉडल क्लास, उसकी लोअर लिमिट, आपकी लोअर लिमिट। और यहाँ पे H की अगर बात करें तो कितना दिख रहा है 100, तो वैल्यू डाल देते हैं। जरा वैल्यू डालने बैठेंगे तो यहाँ पे L की वैल्यू बच्चों ने 200 लिखी, F1 की वैल्यू बच्चे ने 27 लिखी, माइनस F0 मतलब 18, नीचे 2F1 मतलब ये हो जाता है 54 माइनस F0 मतलब 18 माइनस F2 कितना है 20 इनटू में अगर H की चर्चा करें तो H यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है 100। मैंने कहा देख भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 200 है, प्लस अगर आप यहाँ पे माइनस करोगे यहाँ 9 हो जाएगा इंटू 100 है, और नीचे अगर आपने 54 माइनस अगर आपने ये करने की कोशिश की, देखो 54 माइनस अगर आप 18 करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 36, क्या मिलने वाला है 36।
और 36 माइनस 20 करोगे तो आपको मिलने वाला है 16। क्या मिलने वाला है? 16। बच्चे ने कहा सर 4 4 सा, मैंने कहा 25 4 सा। अच्छा देखो जरा, ये 200 है और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाता है 225, नीचे है 4। अच्छा कटिंग मारो जरा, 4 5 जा 20, 2 4 मतलब 4 6 जा 24। अच्छा तो पॉइंट में 1 आया मतलब 100, तो पॉइंट 25। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 256.25। तो आपका मोड आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की ओर। तो यहां पे देखिए जरा, अ लॉट ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। ओके देखो जरा आगे देखा जाए तो यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का सवाल आपके सामने आ चुका है, जिसमें यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है 144 यहाँ पे टोटल पेन उनके पास है, जिसमें से अगर देखा जाए तो 20 कैसी है? डिफेक्टिव पेन है। अच्छा मैंने कहा भाई अगर देखा जाए तो 124 कैसी है? गुड पेन है। कैसी है? गुड पेन है। मैंने कहा देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट शी विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। मैंने कहा साधारण सी बात है, हर कोई ऐसा ही करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। अच्छा मतलब क्या चांसेस है कि नूरी खरीद लेगी? मैंने कहा तभी खरीदेगी जब कैसी हो पेन? अच्छी वाली हो, मतलब फेवरेबल आ गया भाई, गुड पेन अपॉन टोटल पेन मतलब 144। तो बच्चे ने कहा सर 31 4 जा, मैंने कहा ये 36 4 जा, तो आंसर आ जाएगा 31 अपॉन 36। आगे दूसरा सवाल उसी में दिया है, शी विल नॉट बाय इट, मतलब कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है पी ऑफ ए बार, जिसका आंसर आता है 1 माइनस पी ऑफ ए। तो मैंने कहा यार ये तो हो जाएगा 1 माइनस, देखो पी ऑफ ए की वैल्यू थी हमारे पास 31 अपॉन 36, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 36 आएगा। देखो 36 इधर आती, 36 माइनस 31 सभी जानते हैं कितना होता है 5। सो आंसर आ गया 5 अपॉन 36। चलो आगे बढ़ते हैं जरा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखा जाए तो भाई अगला सेक्शन हमारे पास आ चुका है, जिसमें सेक्शन डी के अंदर सभी 4 मार्क्स वाले सवाल है, जिसमें अगला सवाल कहता है कि भाई यहाँ पे इन अ गिवन फिगर LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD देन वी हैव टू प्रूव दिस। बच्चे ने कहा सर ये ट्रायंगल का सवाल है, बीपीटी या तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट या तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग रहा होगा। मैंने कहा देख जरा, पैरेलल तो उन्होंने दे दिया, मतलब बीपीटी या उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही लगेंगे। देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो जरा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन हमें दिख रहा है LM पैरेलल CB, साथ में दिया हुआ है LN पैरेलल CD, और हमसे प्रूफ करने को ये कहा है कि भाई हमें प्रूफ करना है AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। चल तो अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? मैंने कहा गौर से देखिएगा, AM अपॉन AB है, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। सर ये तो देखो टुकड़े की बात नहीं कर रहे, ये तो छोटा अपॉन बड़ा कह रहे हैं। मैंने कहा भाई इसका मतलब हो गया यहाँ पे वो क्या यूज करना चाहते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन बीपीटी, जिससे हम क्या बुला लेते हैं, कोरोलरी भी बुलाते हैं। अच्छा मतलब इसका इस्तेमाल करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल यार, वो चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी सवाल बनेगा अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो। देखो जरा कैसे प्रूफ होगा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुझे ये ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है, नीचे एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए देखा जाए तो मुझे ऑलरेडी ये जो LM है ये BC से पैरेलल दिख रहा है जो गिवन है। अच्छा तो उसके लिए मैं वो रिजल्ट लगा सकता हूँ, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ बीपीटी। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल का नाम है ABC, 4 ट्रायंगल ABC। यहाँ पे हमारे पास है LM पैरेलल CB, LM पैरेलल CB। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय सम important results, some important results based on basic proportionality theorem या तो थेल्स थ्योरम। हम कह सकते हैं AM अपॉन AB, क्या कहता है ये, AM अपॉन AB इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा AL अपॉन AC। अच्छा इक्वल टू AL अपॉन AC। आपको समझना होगा सम इंपोर्टेंट रिजल्ट क्या कहता है, सिर्फ टुकड़े ही नहीं, अगर आपने छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड ली तो वो इक्वल हो जाएगी छोटी अपॉन बड़ी के साथ। अच्छा मैंने कहा यस, सेम वे आप नीचे के ट्रायंगल के लिए भी लिख सकते हो 4 ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम है ADC। देखो जरा ट्रायंगल ADC में हमारे पास क्या था, हमारे पास था ये LN पैरेलल CD जो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं LN पैरेलल CD। तो यहाँ पे सेम हम लिख सकते हैं कि बाय सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम। आप सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखोगे तो उससे आपको पता चलेगा, यहाँ मिलेगा AN अपॉन AD। यहाँ पे हम लिख सकते हैं AN अपॉन AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपने लिखा AN अपॉन AD विच इज इक्वल टू AL
एल अपॉन ए सी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए एल अपॉन ए सी विच इज इक्वेशन 2। तो बच्चे ने कहा सर ए एल अपॉन ए सी, ये भी ए एल अपॉन ए सी, तो इसके बराबर की चीजें बराबर। मैंने कहा बिल्कुल यार, आप लिख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं इसके बराबर यहाँ पे था ए एम अपॉन ए बी, और उसी के बराबर यहाँ पे था ए एन अपॉन यहाँ पे ए डी। तो आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि आपको यही प्रूफ करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो एक और सवाल ट्रायंगल का हमें दिख रहा है, जिसमें यहाँ पे उन्होंने लिखा है इन अ गिवन फिगर, ये सिमिलर दिया हुआ है। क्या बात है, देखो जरा गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर विद ट्रायंगल ओबीए, ट्रायंगल ओबीए, और साथ में कुछ दिया है। देखो ये सब एंगल्स दिए हुए हैं। एंगल बीओसी कितना दिया है 125, साथ में यहाँ पे एंगल सीडीओ कितना दिया है 70 डिग्री, और ये सब मांगा है। अच्छा हमसे मांगा क्या क्या है, देखो जरा फाइंड यहाँ पे एंगल डीओसी। देखो जरा एंगल के जब भी नाम बड़े आ जाए याद रखना, जैसे ने सिखाया हुआ है एंगल के नाम छोटे ले लो। क्या ले लो? छोटे, इससे कहानी आसान हो जाती है। यहाँ पे है एंगल डीसीओ, अच्छा यहाँ पे है एंगल ओएबी। मैंने कहा देखो डीओसी इसका नाम क्या है, जरा रखिए डीओसी, इसका नाम रख लेते हैं एक्स। चलो यानी हमें एक्स ढूंढना है। साथ में डीसीओ इसका नाम रख लेते हैं वाई, तो यानी हमें एंगल वाई भी ढूंढना है। ओएबी इसका नाम क्या रखें, मैंने कहा इसका नाम रख लेते हैं जेड, मतलब यहाँ पे मुझे जेड ढूंढना है। दैट मींस आई वांट टू फाइंड एंगल एक्स वाई एंड जेड अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो चलिए मुझे एक बात बताइए, अगर हम सॉल्यूशन की ओर जाएंगे तो क्या आप जानते हो कि x प्लस 125 क्या होता है? बच्चे ने कहा यस सर, x प्लस 125 इज 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। मैंने कहा यार ये उधर जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 125, जिसे दुनिया बुलाती है 55। मैंने कहा काफी है यार। अब बच्चे कह रहे थे x प्लस वाई प्लस 70 क्या होता है, देखो जरा x प्लस वाई प्लस 70 विच इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा सर एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें तो सर x की वैल्यू तो 55 है, ये y की वैल्यू पता नहीं है। अच्छा इक्वल टू 180 है, देखो ये उधर जाएगा 110 बचेगा, फिर 55 उधर जाके माइनस होगा तो y की वैल्यू भी आपको मिलने वाली है 55। अब बच्चे ने कहा सर ये तो मिल गया, लेकिन हमें ये क्यों दिया हुआ था सिमिलर है? मैंने कहा देख जरा ट्रायंगल ओडीसी कहां पे दिख रहा है, ओडीसी। अच्छा दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है ओबीए, तो दोनों को जरा सिमिलर है ऐसे ड्रॉ करके देख, यहाँ पे जरा अच्छे से ड्रॉ करके तो आप देखो, यू विल रियलाइज एवरीथिंग कि भाई अभी तक हमें एक्स एंड वाई मिला है, जेड ढूंढना बाकी है, मतलब उसका काम तो बाकी है। दो ट्रायंगल सिमिलर थे, एक का नाम था OBA जो यहाँ पे है, जिसको मैं यही लिख रहा हूं OBA। अच्छा जिसमें यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था Z। दूसरे ट्रायंगल का नाम है ODC जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ODC। तो बच्चे ने कहा सर O पे यहाँ पे X बन रहा था, मैंने कहा कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे देखो C के पास Y बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था Y, और यहाँ पे बन रहा था 70। अच्छा तो यहाँ पे क्या बन रहा है 70। तो बच्चे ने कहा सर दोनों सिमिलर, तो बाई CPST आप कह सकते हो, बाई CPST आप यहां पे कह सकते हो y और z की वैल्यू बराबर होगी। क्या होगी? y और z की वैल्यू बराबर होगी। बढ़िया बात है ना। तो इसका मतलब यहां पे आप लिख सकते हो y एंड z इक्वल। मैंने कहा यार y की वैल्यू तो हमारे पास 55 थी, इसका मतलब z का आंसर भी क्या आ गया 55। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की अगर चर्चा की जाए तो यहां पे देखिए क्या दिया है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अच्छा जॉन और जीवंती के पास कितनी मार्बल्स है टोटल 45। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, लेट जॉन हैव नंबर ऑफ मार्बल इक्वल टू x एंड जीवंती हैव नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू y। बच्चे ने कहा सर दोनों की मिलाएंगे तो टोटल है 45। मैंने कहा बालक तुझे पता है क्या, अगर ये उधर जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 45 माइनस एक्स, मतलब एक्चुअली ये y क्या होगा 45 माइनस एक्स। अच्छा मैंने कहा यस, अब हमें पता चल गया है जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स है, जिसकी वैल्यू y भी बोल सकते हो, 45 माइनस एक्स बोलोगे तो दोनों एक ही वेरिएबल में दिखेंगे। आगे उन्होंने कहा बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अच्छा दोनों ही केयरलेस है यार, 5 मार्बल दोनों ने गवा दी। अच्छा मतलब इसके पास पहले x थी, अब कितना बचेगा x माइनस 5। ओके सर इसके पास 45 माइनस एक्स थी, इसमें से 5 जाएगा तो बचेगा 40 माइनस एक्स।
उन्होंने कहा एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इक्वल टू 124, मतलब अब जितनी मार्बल है उनका अगर प्रोडक्ट करोगे तो मिलेगा 124। अच्छा, आगे उन्होंने कहा है फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव, अच्छा इन स्टार्ट विथ, अच्छा मतलब स्टार्टिंग में कितनी मार्बल थी, मैंने कहा इतनी थी, ढूंढ लेंगे चलो वो तो। अब क्या होगा देखो जरा, x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 40x, है ना, पहले ये इधर गया, फिर इधर जाएगा तो हो जाएगा -x², ये इधर जाएगा तो -200, अच्छा ये इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 5x इक्वल टू 124। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ पे ये -x² उधर भेज दो, मैंने कहा बिल्कुल भेजेंगे। देखो जरा यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये प्लस हो गया, फिर ये 40 + 5 45, उधर जाएगा -45x, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। बच्चे ने कहा अब क्या करें, मैंने कहा 324 के हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -45 आना चाहिए। चलो जरा यहाँ पे लिख के देखते हैं जरा, हमें 324 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -45 आ जाए। तो बच्चे ने कहा सर क्या आपको पता है यहाँ पे नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव हो, इससे साफ पता चलता है कि नीचे जो भी फैक्टर मिलेंगे दोनों के दोनों नेगेटिव लेने हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव लेने हैं। तो बच्चे ने याद किया सर ये तो 36 9 होता था, मैंने कहा यस 36 इंटू -9 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 36 9 324। तो बच्चे ने ट्राई किया सर -36 एंड -9 करेंगे तो क्या -45 हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो बच्चे ने कहा बढ़िया बात हो गई सर, अब तो हम यहाँ पे -45 को कुछ ऐसे लिखेंगे, देखो जरा x² -45 को बच्चे तोड़ेंगे कि सर -36x -9x प्लस 324 इक्वल टू 0 लिखे, मैंने कहा बिल्कुल ही मेरे हीरो। देखो जरा चार टर्म आते ही बच्चा क्या करता था, दो में से कॉमन निकालता था, भाई यहां से x बाहर निकलेगा x -36, यहां से -9 बाहर निकलेगा तो x -36 इक्वल टू 0। बच्चे ने कहा सर इसे कॉमन ले ले, मैंने कहा बिल्कुल, अंदर क्या बचने वाला है x -9। अच्छा सर ये प्रोडक्ट इज 0, या तो पहला वाला 0 होगा या तो दूसरा वाला 0 होगा। मैंने कहा भाई ये उधर गया तो x की वैल्यू 36, अच्छा ये उधर गया तो x की वैल्यू 9। अच्छा मैंने कहा अगर x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू भी ढूंढ लो, क्यों, y मतलब जीवंती के पास कितनी मार्बल थी 45 माइनस x, 45 माइनस अगर आपने x किया तो 45 माइनस 36 हो जाएगा 9। यहाँ पे आपने ट्राई किया अगर 45 माइनस x तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 36। इससे पता चलता है कि भाई एक के पास 36 तो दूसरे के पास 9 मार्बल थी। अच्छा चलिए देखते अगला सवाल। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहां पे देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, इन अ स्कूल द स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। अच्छा मतलब बच्चे सोच रहे कि भाई स्कूल के आजू बाजू और अंदर हम ट्री प्लांटिंग करें जिससे रिड्यूस हो सके एयर पोल्यूशन। आगे उन्होंने दिया है इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। अच्छा मतलब जिस क्लास के जिस सेक्शन में बच्चा पढ़ रहा होगा उतने नंबर ऑफ ट्री वो लोग प्लांट करेंगे। मतलब 5वीं क्लास का बच्चा होगा तो मैंने कहा सेक्शन ए का सपोज है तो वो 5 ट्री प्लांट करेंगे मिलके, फिर सेक्शन बी के मिलके फिर वापस 5 ट्री प्लांट करेंगे। अच्छा आगे देखते हैं जरा, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन टिल क्लास 12। देयर आर 3 सेक्शंस इन ईच क्लास। मैंने कहा देख जरा यहाँ पे देखा जाए तो 1 क्लास वाले बच्चे 1 ट्री प्लांट करेंगे, दूसरी क्लास वाले 2, अप टू 12वीं वाले 12। लेकिन 3 सेक्शन होने की वजह से हर एक का नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 3 जा 3, पहली क्लास के कितने बच्चे प्लांट करेंगे ट्री 3। अच्छा और 2 3 जा 6, अप टू 12th क्लास के बच्चे कितने ट्री प्लांट करेंगे 12 3 जा 36। मतलब ये टोटल ट्री आपको दिख रहा है जिसका हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में उन्होंने लिखा है हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। मैंने कहा यार एक ही वैल्यू 3 है, डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे देखो 6 माइनस 3 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म सबको दिख रही है 12 है क्योंकि 1 से लेके 12 था। अच्छा सर लास्ट टर्म हमें दिख रही है देखो 36। मैंने कहा एल एन ए दिया है, तेरे को एल एन ए दिया हो तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अरे एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। मैंने कहा n की वैल्यू थी 12, नीचे है 2, a की वैल्यू 3, ये है 36। मैंने कहा दोनों का प्लस कर दो जरा, मैंने कहा इससे पहले ये करेंगे 2 6 अच्छा ये कितना होता है 39। सर मल्टीप्लाई करें, मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन ट्रिक के साथ। देखो ये 40 से नजदीक है, कितना सिर्फ एक स्टेप। अच्छा तो इसे 40 मान लो तो 6 4 जा 24, मतलब आंसर 240 आना चाहिए। मैंने कहा ना मुन्ना ना, 240 से 6 कम, क्योंकि एक कम था यहाँ पे जो 6 बार आपने कम लिया, तो -6 करोगे तो 234, दैट मींस योर आंसर इज 234। तो आपका आंसर
आ चुका है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर बात करें तो यहां पे दिया हुआ है, देखो जरा, द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 125 ऑब्जर्वेशन इज 22.12। अच्छा सर यहां पे देखो जरा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहे हैं क्या? मैंने कहा अरे 125 और उसका मीन एक्स बार कितना दिया है? 22.12। ओके, यहां पे डेटा दिया हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा दिख रहा है, देखो खाली जगह दिख रही है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के कुछ नाम रख लेते, इसको एक्स बुला लेते, इसको वाई बुला लेते, यानी कि हमें एक्स और वाई को ढूंढना है। बच्चे ने कहा सर डेटा पे गौर कीजिए, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, मतलब ये लोचे वाले डेटा है। यहां पे देखो जरा गैपिंग दिया हुआ है, ओहो कितने का गैप है? 1 का। सर कैसे खत्म करें इस गैप को? या तो इसे एक स्टेप पीछे लेने को बोलेंगे या इसे एक स्टेप आगे लेने को, लेकिन ये मानेंगे नहीं, तो मांड वाली करेंगे, मतलब दोनों को आधा आधा काम देंगे। इसको बोलेंगे तो आधा स्टेप आगे बढ़, इसको बोलेंगे तो आधा स्टेप पीछे आना, मतलब ये लोअर लिमिट के अंदर -0.5 होगा और यहाँ पे अपर लिमिट के अंदर +0.5 होगा। सर इससे क्या होगा? मैंने कहा देखो जरा, आपको पता चल जाएगा जैसे ही यहाँ पे आप माइनस करोगे, है ना, यहाँ पे क्लास नया जनरेट होगा, न्यू क्लास जनरेट होगा, जिसमें यहाँ हो जाएगा -0.5 और यहाँ पे आप प्लस कर रहे हो तो ये हो जाएगा 4.5। सर यहाँ पे आप माइनस कर रहे हो तो ये हो जाएगा 4.5। सर यहाँ पे आप प्लस कर रहे हो तो ये हो जाएगा 9.5। गौर से देखोगे यू विल रियलाइज सर हियर आंसर इज कमिंग सेम। मैंने कहा तभी तो डेटा कंटिन्यूस होगा मेरे बच्चे। अच्छा सर यहाँ पे क्या होगा? मैंने कहा यहाँ बच्चा जानता है, यहाँ 9.5 आएगा, फिर 14.5 आएगा। अच्छा ये जो होता है यहीं पे वो लिखना होता है। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 19.5, यहाँ पे 19.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 24.5, यहाँ 24.5, तो यहाँ हो जाएगा बच्चा लोग 29.5, क्योंकि 29 था तो 0.5 बढ़ा दिया। अच्छा मतलब सर इस तरफ बढ़ाएंगे वही यहाँ लिखना है? यस माय डियर, यहाँ 29.5 है तो यहाँ 29.5 छापना होता है, यहाँ पे आगे 34 दिया हुआ है तो आपको 34.5 लिखना होता है। आप शॉर्टकटली भी कर सकते हो कि सर यहाँ पे 39.5 लिख दे क्या, यहाँ पे 44.5 लिख दे क्या, और हमें पता है यहाँ जो लिखा होता है वही यहाँ पे छापना होता है। अच्छा तो यहाँ से यहाँ क्रॉस में छाप दो वैल्यू। सर हमें न्यू क्लास मिल गया, लेकिन मीन में तो एक्सआई भी चाहिए। मैंने कहा चलो ढूंढ लेते हैं क्या होता है एक्सआई, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2। अरे भाई 4.5 माइनस 0.5 इज 4, डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 2 होता है। अच्छा सर यहाँ पे दोनों का प्लस करेंगे तो 0.5 इसके पास जाके 10, 10 और 4 14, 14 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? अरे भाई 7। लेकिन सर इतनी मेहनत करेंगे क्या? मैंने कहा ना मुन्ने ना, गैपिंग देख कितने का है, गैपिंग कितने का है? 5 5 का गैपिंग है, तो 5 5 ऐड करता जा, 7 और 5 12, 12 और 5 17। अच्छा 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 और 5 32, 32 और 5 37, 37 और 5 42। मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक यूज कीजिए जय सर की और आगे बढ़िए। सर एक्सआई मिल गया। अब देखो जब भी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हो, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, आपको मैं बता दूं आपको एज्यूम मीन मेथड लगानी चाहिए, और उसमें भी आपको एज्यूम मीन उसी को करना है, उसी डेटा को जिसके सामने फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। अच्छा किसी भी एक डेटा को आप इसमें से सिलेक्ट कीजिए, इसके सामने वाले, जैसे ये चौथे नंबर की फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ चौथे नंबर का डेटा 17 है, तो इसे मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूं यू आर माई मीन। या तो मैं इसे एज्यूम करता, या तो मैं इस y के सामने जो 32 है इसे एज्यूम करता। अगर इन दोनों में से किसी एक को आपने एज्यूम किया तो आपका काम इजी हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन आपकी जान ले लेगा, मतलब थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अच्छा सर अब क्या करें? मैंने कहा भाई स्टेप डेविएशन की बात हुई तो डी ढूंढिए विच इज xi माइनस ए। तो बच्चे ने कहा सर 2 - 17 करेंगे तो यहाँ -15 आएगा, बाद में -10 आएगा, -5 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। बच्चा वैसे भी सोच सकता है सर 5 5 का गैपिंग है तो इसके सामने तो 0 ही आने वाला है, 0 के बाद 5 10 15 20 और 25, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे। ऊपर की साइड नेगेटिव नंबर डाल दो, -5 -10 -15, है ना, जिससे कैलकुलेशन कैसा हो जाए? रिड्यूस हो जाए। सर अब हमें किसकी जरूरत पड़ती थी? मैंने कहा जरा फॉर्मूला याद करो, x बार इक्वल टू क्या होता था? मीन का फॉर्मूला होता था a प्लस सिग्मा fi डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अच्छा सर ए की वैल्यू मिल चुकी है, सर सिग्मा एफ आई बाकी है। मैंने कहा भाई सिग्मा एफ आई मतलब एन, ये दिया हुआ है तेरे को, लेकिन एफ आई डी आई बाकी है। क्या बाकी है? एफ आई डी आई। तो जरा करके देख, जरा यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो एफ आई डी आई, तो -15 3 जा क्या होता है? -45, -10 8 जा क्या हो जाता है? -80, -5 इंटू 12 मतलब 12 5 जा, बच्चे जानते हैं 60। अच्छा सर 0 इंटू एनीथिंग? मैंने कहा 0 मेरे हीरो, देखो
देखो एक्स वाली एक टर्म गायब, मतलब आपका काम इजी हो रहा है। अच्छा सर अब 5 मल्टीप्लाई होगा 35 से, सर 35 5 से क्या हो जाएगा, मैंने कहा बालक 175। अच्छा फिर 10 21 के पास जाएगा, ये हो जाएगा 210। 15 y के पास जाएगा, क्या हो जाएगा 15 y। 20 जाएगा 6 के पास, क्या होगा 120। 25 जाएगा 2 के पास, क्या हो जाएगा 50। सर इसका प्लस करें, मैंने कहा बिल्कुल सिग्मा एफ आई डी आई तो करना ही पड़ेगा। जरा प्लस करने के लिए मैंने कहा थोड़ा सा ट्रिक यूज करते हैं, जैसे 175 है उसमें से 45 माइनस कर दो जरा। जैसे ही 45 माइनस करोगे आपको थोड़ा सा अच्छा नंबर शायद दिखने लगेगा। देखो 45 माइनस करती आपको 130 दिखेगा। सर 130 में से हम 80 भी माइनस करना चाहते हो, मैंने कहा 80 माइनस करो आपको 50 दिखेगा। 50 माइनस 60 अगर आपने करने की कोशिश की तो आपको -10 दिखेगा। मतलब सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। -10 दिखाना तो मैंने कहा 210 में से -10 कर दो तो यहां पे इसका हो जाता है 200। अच्छा तो बचा क्या, सिर्फ यही चीजें बची। आप इसे ऐड करके देखिए जरा। एक तो ये 15y के बारे में बच्चे को कुछ नहीं पता, उसे एज इट इज रख दीजिए और इनको ऐड कीजिए। देखो ये 200 था, 200 प्लस अगर मैं ये 170 ऐड कर दूं तो ये हो जाता है 370। अच्छा सर जी वैल्यू मिल गई, मैंने कहा बिल्कुल। तो इसी वैल्यू को यहां पे रखने की कोशिश करते हैं। देखो x बार आपके पास था, कितना था 22.12। सर एज्यूम मीन था 17, ओके प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना था, ये था 370 प्लस यहां पे था 15y और नीचे सिग्मा एफ आई कितना था रे, सिग्मा एफ आई 125 कितना था 125। n का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ डेटा, जिसका मतलब हो जाता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। बच्चे ने कहा सर इसको इधर ले ले, मैंने कहा बिल्कुल ले लो। जरा ये इधर आती माइनस होगा, देखो जरा क्या हो जाएगा, ये इधर आती 22 माइनस 70 विच इज 5.12 कितना मिलेगा 5.12। तो यहां पे लिख देता हूं 5.12 इक्वल टू यहां पे है बच्चा लोग 370 प्लस 15y, नीचे कितना था 125। अब देखो 125 इधर मल्टीप्लाई होने जाना चाहता है तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, ये जैसे ही इधर मल्टीप्लाई में जाएगा सबसे पहले क्या हो जाएगा 125 5 सा सभी जानते क्या हो जाता है 625, क्या हो जाता है 625 और बाकी है सिर्फ 0.12 जो भी, वो भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। जरा यहीं पे ट्राई कर लेते हैं जरा 125 इंटू 5.12। अगर बच्चा ट्राई करता है पहले 5 सा करेगा, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद है ना, पॉइंट को थोड़ी देर भूल जाएंगे तो यहाँ 2 जीरो हमें नजर आएंगे, तो 0 0 ये 625। फिर यहाँ पे अगर मैंने 10 सा ट्राई किया, अच्छा 125 10 सा क्या हो जाएगा, अरे सर जी ये तो 1250 हो जाएगा। 125 2 सा मैंने कहा ये तो हो जाता है 250। अगर मैं इन्हें जोड़ने की कोशिश करूंगा तो 50 प्लस 50 100, यहाँ पे 1 कैरी। अच्छा तो ये 6 और 4, अच्छा 6 और 4 तो 10 होते हैं मतलब 0। अच्छा फिर यहाँ पे 1 कैरी, तो यहाँ पे देखो जरा ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। अच्छा सर जी आपको पता है पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो यहाँ पॉइंट के बाद क्या हो जाएंगे, अच्छा पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखने चाहिए, मैंने कहा 0 है लिखना नहीं है, मतलब आंसर क्या आ गया 640। तो ये दिख रहा है मुझे 640 इक्वल टू 370 प्लस 15y। बच्चे ने कहा सर इसे इधर भेज दो, मैंने कहा बिल्कुल। तो आपको क्या करना पड़ेगा 640 में से 370 माइनस करना है। अच्छा तो सर जी इसका आंसर क्या आएगा, मैंने कहा 270 है ना। ये तो सिंपल हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे आप 14 करते तो फिर यहाँ पे 14 माइनस 7 7 आता, फिर 5 आ जाता, 5 माइनस 3 क्या आ जाता है 2 आ जाता है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल दिख जाता कि 15y इक्वल टू 270। जैसे ही 15 डिवाइड में जाएगा आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मिल सकता है। देखो जरा 15 के टेबल में ट्राई कीजिए, यहाँ पे 15 1 जा 15। अच्छा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 270 में से, अच्छा मतलब 27 में से अगर आपने 15 माइनस किया तो 120। अच्छा तो 15 8 जा 120। अच्छा सर जी मतलब y की वैल्यू 18 मिल गई, यस। अच्छा तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करने वाले, यहाँ पे इसका सम करेंगे, मतलब n इक्वल टू सिग्मा एफ आई इक्वल टू, अगर हम इसका प्लस करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये x एंड y को अभी तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन y की वैल्यू मिल चुकी है तो थोड़ी देर के लिए इसको 18 बुला लेते हैं। अच्छा अब प्लस करो जरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 18 कितना हो जाएगा, अरे सर 8 प्लस 18 हो जाता है 26, 26 प्लस अगर आपने 21 करने की कोशिश की क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 47। सर 47 प्लस 35 करेंगे तो, मैंने कहा यार 47 था इसमें पहले 5 तो ऐड कर दे तो क्या हो जाता है 52। 52 प्लस 3 करेंगे तो, अरे सर 52 प्लस यहाँ पे अगर 30 मतलब 30 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 82। अच्छा 82 प्लस अगर मैं 3 ऐड करूं 85, 85 प्लस अगर मैंने 8 ऐड करने की कोशिश की तो 85 प्लस 8 क्या हो जाता है, सर ये तो हो जाता है 93। 93 प्लस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 105 प्लस यहाँ पे क्या बचा x। अच्छा सर ये n की वैल्यू कितनी थी 125 इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 105 प्लस x। अगर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 20। तो आपको x एंड y की वैल्यू
मिल चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे देखो जरा क्या दिया हुआ है, 100 सरनेम्स विल रैंडमली पिक अप, ओके 100 सरनेम से आगे वगैरह लिखा हुआ है, डेटा पर से दिख रहा है, भाई स्टैटिस्टिक्स का ही सवाल है जिसमें उन्होंने लिखा है लास्ट में डिटरमाइन द मीडियन। मैंने कहा डेटा देखो 1 to 4, 4 to 7 मतलब अच्छा वाला डेटा है, कोई खतरा नहीं है। मीडियन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले सीएफ, मतलब मैंने कहा यार यहाँ पे सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जहां पे आप खड़े हो वहां तक की सारी फ्रीक्वेंसी का सम। तो मैंने कहा यहाँ पे 6 था, फिर 6 + 30 क्या हो जाएगा 36, प्लस 40 करेंगे तो 76, प्लस 16 करेंगे तो अरे यार यहाँ पे पहले 6 ऐड करोगे तो 82 हो जाता है, फिर 10 ऐड करोगे तो 92 हो जाता है, फिर इसके साथ ऐड करो 96 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100। अच्छा मतलब सबका सम 100 है। मैंने कहा बताया तो था, नंबर ऑफ सरनेम्स उन्होंने कितनी बोली थी 100, मतलब n = सिग्मा fi = 100। तो बच्चे ने सबसे पहले ट्राई किया n/2, सर 100/2 हमें पता है सर 50 होता है। मैंने कहा अब हम क्या करते थे, 50 नंबर का डेटा कहां पे लाई कर रहा है, सर यहाँ पे लाई कर रहा है क्योंकि यहाँ तो 36 तक ही थे, मतलब बच्चे ने कहा सर ये हमारा होगा मीडियन क्लास। मैंने कहा बिल्कुल सर, उसका एल हमारा एल, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी, लेकिन ऊपर वाली सीएफ हमारी सीएफ। मैंने कहा बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए जरा इतनी चीजें तो मिल चुकी है, तो बच्चा मीडियन के लिए आगे बढ़ सकता है। सर उसका फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। मैंने कहा L की वैल्यू देख जरा क्या दिख रही है 7। अच्छा तो यहां पे जरा रखो, जरा क्या है ये 7 + n/2 कितना था n/2 50, ओके, माइनस CF कितना था 36। नीचे अगर F की बात करें, देखो F कितना है 40 है, और यहाँ पे गैपिंग भी बता दो जरा, गैपिंग आपको शायद दिख रहा हो, H की वैल्यू यहाँ 3 दिख रही है मुझे। अच्छा सर F की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे 40 दिख रही है और H की वैल्यू यहाँ पे 3 दिख रही है, तो जरा कैलकुलेशन करते हैं। 7 प्लस देखो जरा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे 14, नीचे है 40 इंटू है 3, सर 7 2 सा और ये 22 सा। बच्चे ने कहा सर जी 7 3 सा 21, नीचे है 20। मैंने कहा बालक 21 सा होता है 20। अच्छा फिर पॉइंट में देखो 100 आया तो पॉइंट में 05 आएगा। अच्छा इसका मतलब अगर इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8.05, जो आपका आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो चलिए देखते अगला सवाल। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहां पे दिखाया गया है 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। अच्छा 2 डाइस को थ्रो किया गया, वाह क्या बात है, मतलब सैंपल स्पेस आपको पता ही है कुछ ऐसे मिलते हैं, है ना। क्या होता था 1 1 से लेके 6 6 तक। अच्छा सर जी हमें ये भी पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने पॉसिबल होते हैं। मैंने कहा 36, क्योंकि एक बार डाइस थ्रो करने पर 6 आउटकम, 2 बार करने पर 6 इंटू 6 मतलब 36। आगे उन्होंने कहा है what is the probability that sum of two numbers appearing on the top of the die is equal to 8। अच्छा उन्होंने क्या मांगा है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस में जो भी 2 नंबर मिलेंगे उनका सम 8 आए। मैंने कहा 8 आने के चांसेस कहां कहां पे, जरा देखो जरा। बच्चे ने कहा सर 2 6 पे आ सकता है, मैंने कहा साथ में 3 5 पे आ सकता है, मैंने कहा 4 4 पे भी आ सकता है, इसी तरीके से 5 3 पे आ सकता है, एज वेल एज 6 2 पे आ सकता है, मतलब ये 5 पॉसिबिलिटी है। तो बच्चा लिख सकता है 5 आउट ऑफ 36। मैंने कहा आगे बढ़ा जाए तो उन्होंने कहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है 13 आने की। मैंने कहा भाई 6 और 6 12 हो सकते हैं, 13 कभी नहीं हो सकते। अच्छा इसका मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है, जिसका आंसर क्या होता है 0 मेरे हीरो। आगे देखिए लेस देन और इक्वल टू 12। अब गांव का बच्चा बच्चा जानता है हम जो भी सम करेंगे वो 12 या उससे कम ही आने वाला है, मतलब ये श्योर इवेंट है। तो भाई साहब इसका आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, 36 आउट ऑफ 36। अच्छा आगे देखो क्या दिया है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कब आ सकता है। मैंने कहा देखो जरा यहां पे उन्होंने मांगा क्या है, उन्होंने मल्टीपल ऑफ 3 की बात की, मतलब 3 6 9 एंड 12 ये सम आना चाहिए। अब बच्चे ने कहा सर ये प्लस है ना 3 कब देखा गया है, 3 देखा गया है 1 2 पे या तो 2 1 पे, है ना, इसके अलावा 3 पॉसिबल नहीं है। अच्छा 6 कब देखा गया है, 6 देखा गया है बच्चा लोग 1 5 पे देखा गया है, 2 4 पे देखा गया है, फिर 3 3 पे देखा गया है। अच्छा आगे मैंने कहा यार 4 2 पे भी देखा गया है एंड 5 1 पे देखा गया है, चलो ये आ गया। अब 9 कब आ सकता है, जब प्लस करेंगे और 9 आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी कब है। मैंने कहा यार इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे ये 3 6 के साथ आएगा तब हो सकता है, 4 अगर 5 के साथ आएगा तब, या तो 5 4 के साथ आएगा तब, या तो 6
3 के साथ आएगा तब। अच्छा सर 12 की बात करें तो 6 के साथ आएगा तब। अगर आप ये पूरे डेटा लिखोगे तो आपको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। हमें तो क्या है, तुरंत पता चल जाता है कि सम कैसे हो सकता है ना। वैसे अच्छे बच्चे तो तुरंत ये भी सोच लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पी ऑफ डी इक्वल टू, सभी जानते हैं फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल देख लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 12 आउट ऑफ 36। तो बच्चे ने कह दिया सर 1/3, क्योंकि 12 3 सा 36 होता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की अगर चर्चा की जाए तो क्या दिया हुआ है, देखो जरा। यहां पे दिया है अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से एक कार्ड उठा लिया। अच्छा जुआरी बन गया क्या। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज अ 7। अच्छा सब्जी 7 आने के चांसेस क्या है। मैंने कहा 7 तो 4 ही होते हैं कार्ड, है ना। सबको पता है यार कि क्लब का बोल दो, स्पेड का बोल दो, डायमंड का बोल दो, या तो हम कह सकते हैं हार्ट का बोल दो। अच्छा तो 4 ही पॉसिबल है आउट ऑफ 52। तो 4 13 सा मतलब आंसर इज 1/13। आगे क्या दिया हुआ है, दैट ऑफ स्पेड। अच्छा स्पेड के कितने कार्ड होते हैं भाई, उसके होते हैं 13 कार्ड आउट ऑफ 52। तो 13 4 जा मतलब आंसर इज 1/4। आगे दिया हुआ है दैट ऑफ ब्लैक शूट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्लैक शूट, काले रंग वाले। सर काले रंग वाले मैंने कहा 26 कार्ड होते हैं। अच्छा 26 आउट ऑफ 52, तो 26 2 जा मतलब 1/2। आगे अगर देखा जाए तो चौथा दिया है नॉट अ किंग। अच्छा किंग नहीं होना चाहिए। कितने किंग होते हैं, वैसे तो 4 किंग होते हैं। 4 किंग को हटा दो तो टोटल आपका क्या हो जाएगा। बच्चे ने कहा सर टोटल बाकी बचेंगे 48 आउट ऑफ टोटल 52। तो बच्चे ने कहा सर 12 4 जा, मैंने कहा 13 4 जा, सो आंसर इज 12 आउट ऑफ 13। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा मतलब पेपर हो गया फिनिश। तो आपने देखा कि हमने इस तरीके से सारे के सारे पेपर्स अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो भी कम से कम समय में, ताकि आपका समय भी बच जाए और आपको पता चले कि पूरे पेपर्स को कम समय में कैसे अच्छे तरीके से अटेंड किया जा सकता है, जिससे आपके आउट ऑफ आउट मार्क्स अचीव हो सके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनसे भी कुछ फायदा हो सके। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।